বাকি রেকর্ডিং এর মেসেজ আছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। যাচ্ছে মেসেজ। अच्छा देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, इन्वेंट्री स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने दो मेथड देखा था, एक हम लोग का क्या था, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, और एक क्या था, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हम लोग कौन सा वाला कर रहे थे, नॉन हिस्टोरिकल, जिसमें एक ही मेथड है, कौन सा है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। उसमें हम लोगों ने इलास्ट्रेशन का जो भी क्वेश्चन था किया था, दो क्वेश्चन बाकी है, कर लेंगे। प्रैक्टिकल से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, मैंने पहले प्रैक्टिकल वाला ही ओपन किया है, यहाँ पर और दो क्वेश्चन है, करके फिर हम लोग वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, यहाँ पर क्या बोला है, एक्स हु वाज क्लोजिंग हिज बुक्स ऑन 31st of March 2022 failed to take the actual stock when he did which he did only on 9th April 2022। मतलब नॉर्मली स्टॉक कैलकुलेशन कब करना चाहिए, बोलो नॉर्मली स्टॉक कैलकुलेशन कब करना चाहिए। हाँ ईयर एंड को, ठीक है। ये क्या, अच्छा तो ईयर एंड को करना चाहिए, बट किसी प्रॉब्लम के वजह से वो ये नहीं कर पाया, ठीक है, फेल हो गया टू टेक एक्चुअल स्टॉक विच ही डिड ओनली ऑन 9th अप्रैल। तो 31st मार्च को नहीं कर पाया, कब कर दिया है, 9th अप्रैल को। when it was ascertained by him to be worth 2,50,000, और जब उसने 9th अप्रैल को स्टॉक काउंटिंग किया तब वो कितना दिख रहा था, ₹2,50,000 का। it was found that sales are entered in the sales book। सेल्स बुक पता है ना तुम लोग को, मतलब सब्सिडरी बुक्स में सेल्स बुक होता है, परचेज डे बुक होता है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, और क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ठीक है। सेल्स बुक में हम लोग कौन सा सेल्स एंटर करते हैं, क्रेडिट सेल, ठीक है, क्रेडिट सेल। और सिर्फ जो स्टॉक सेल होता है वही होता है। अगर क्रेडिट में हम लोग कुछ और सेल करते हैं जो हमारा मर्चेंडाइज गुड्स नहीं है, मतलब हमारे बिजनेस का गुड्स नहीं है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। वो क्रेडिट होने से भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ओनली जिस प्रोडक्ट का या जिस सर्विस का हम लोग बिजनेस करते हैं वही रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच, मतलब ये बिजनेस का पॉलिसी बता रहा है, जिस दिन स्टॉक डिस्पैच का मतलब क्या होता है, भेज देना, है ना। कस्टमर को जब हम लोग भेज रहे हैं तभी हम लोग उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हम लोग उसे सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। एंड रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब सेल्स रिटर्न इन द रिटर्न बुक, जो मैंने बोला सेल्स रिटर्न बुक भी होता है। एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक, जब स्टॉक हमारे पास आ जाता है वापस रिटर्न होने पे, तब हम लोग उसे बुक करते हैं। परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, ठीक है। लेकिन परचेज का रिकॉर्ड कब करते हैं, इनवॉइस मिलने पे। तो ये देखो दो अलग सिस्टम है इनका, है ना। देखो ये जब इनवॉइस रिसीव करते हैं तो परचेस को रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे सप्लायर से फिजिकली स्टॉक हमारे पास आए या ना आए, ठीक है। लेकिन सेल के केस में ऐसा नहीं है। सेल के केस में क्या होता है, ये बिल बनाए या ना बनाए, डिस्पैच हो गया तो उसको सेल्स बोल के रिकॉर्ड कर ले रहे। ये दो पॉइंट तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, इट वाज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31st March 2022 एंड 9th April 2022 एज पर द सेल्स डे बुक आर 17,200। तो सेल्स डे बुक में जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो टाइम पीरियड था ना, कब कब का टाइम पीरियड हो रहा है पता है, ये देखो हम यहाँ पर, हाँ बोलो কি বলছো, ক্লোজিং স্টক থেকে লেস যাবে যেটা সেল হয়েছে। আগে আমাদেরকে দেখতে হবে, আমাদেরকে কি ফাইন্ড আউট করতে হবে, আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি 31st মার্চেরটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। এটা একটু উল্টো হবে কোশ্চেন, আমি বলছি। ইনভেন্টরি, ইনভেন্টরি টেকিং,
हाँ मतलब इसमें 31 मार्च का निकालना पड़ेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, अभी देखो यहाँ पर पहले 31 मार्च से, देखो हम बताते हैं तुम लोग को, फिर मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा, हम पूछेंगे। देखो यहाँ पर 31 मार्च से लेके, ठीक है, 31 मार्च को इनको अपना स्टॉक का डेटा मतलब देखना था, ठीक है, ये नहीं देख पाए, बदले में कब देखे, कब देखा, 9 अप्रैल, और ईयर कौन सा था, वही वाला, ठीक है, कुछ दिन डिले हुआ, यहाँ पर इनको अपना स्टॉक का डिटेल्स पता चला, जो कि कितना बना था, 2,50,000, यही तो क्वेश्चन में हमें बोला है। फिर बीच में ना इनका कुछ सेल परचेज का सिस्टम बताया कि ये अपना जो सेल करते हैं डिस्पैच होने में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन परचेज के केस में फिजिकली स्टॉक आए या ना आए, अगर इनवॉइस रेज कर देता है सप्लायर तो ये परचेज बोल के रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो ये सिस्टम है, इसको भी चाहो तो तुम लोग यहाँ पर लिख लो अपने समझने के लिए। इनका परचेज मतलब क्या है, इनवॉइस रेज, है ना, इनवॉइस रेज हुआ तो वो हम लोग मानेंगे कि परचेज हुआ। अगर हम लोग सब लिख लेंगे ना, हमें क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। और अगर हम लोग सेल्स और सेल्स रिटर्न को कैसे ट्रीट करते हैं, इसको इसको फिजिकली देखते हैं, ठीक है। मतलब मान लो मैंने सेल कर दिया और मेरे पास ही स्टॉक पड़ा हुआ है, मान लो मेरा कस्टमर मुझे पैसा देके चला गया, मेरे पास ही स्टॉक पड़ा, फिर भी हम उसे सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग कब सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, जब गुड्स को डिस्पैच करते हैं, मतलब फिजिकली एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर लिखो, इसमें लिख सकते हैं फिजिकली स्टॉक, फिजिकली इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, फिजिकली स्टॉक को ट्रीट किया जाता है सेल के केस में, ठीक है। डेटर पैसा देके चला गया, मान लो ये बॉटल मैंने बेच दिया, डेटर पैसा देके चला गया, लेकिन अगर बॉटल मेरे पास ही पड़ा हुआ है तो इसे हम लोग सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस बात का तुम लोग को ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है 31 मार्च और 9 अप्रैल 2022 के बीच में सेल्स डे बुक में कितना सेल्स दिख रहा है, ठीक है, मतलब कौन से पीरियड का, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये जो पूरा पीरियड है, यहाँ पर हमें कुछ सेल्स इन्होंने बता दिया है, पूरे पीरियड का सेल्स है हम लोग का 17,200 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोला है परचेज इसी पीरियड में 31 मार्च 22 से लेके 9 अप्रैल 22 के बीच में परचेज कितना है, 1,200. Out of these goods, amounting 500 were not received until after the stock was taken. मतलब हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से, बताओ इसका मतलब क्या समझ में आया, कि परचेज डे बुक में 1,200 का परचेज दिख रहा है, ठीक है, तो परचेज डे बुक में जो परचेज दिख रहा है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1,200, फिर इसमें जो बोला है उसका मतलब बताओ, बोल रहा है कि 500, इसमें से 500 were not received until after the stock was taken, इसका मतलब हाँ, जब तक स्टॉक काउंटिंग, স্টকের ক্যালকুলেশনটা যখন ও করছিল তখন জানতে পারলো যে 500 টাকার গুডস এখনো রিসিভ করেনি, কিন্তু हाँ যখন স্টকের ক্যালকুলেশনটা যখন যতক্ষণ না করেনি ততক্ষণ ওর মানে ভেবেছিল হয়তো 500টা অ্যাড হয়ে আছে ওখানে। না অ্যাড হয়ে আছে এরকম ভাবেনি, ভাবতে পারে না, কারণ ওরা इनवॉइस ना एक्चुअली, देखो हम बता देते एक बार, देखो ठीक है, तुम लोगों ने सभी ने ठीक ठीक ही बोला है, यहाँ पर बोल रहा है 500 रिसीव नहीं हुआ है, फिजिकली रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन परचेज डे बुक में तो वो रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि वो इनवॉइस रेस के अकॉर्डिंग करते हैं ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 500 का इसमें से ये मैंने एरो लगा दिया, 500 क्या है, स्टील इन ट्रांजिट, फिजिकली बोल सकते हैं ये स्टील इन ट्रांजिट है, क्योंकि ये इनवॉइस रेस हुआ है, इसीलिए परचेज डे बुक में वो 500 रिकॉर्डेड है, लेकिन फिजिकली गोडाउन में नहीं है, यही तो हुआ, स्टील इन ट्रांजिट दैट इज नॉट इन फिजिकली गोडाउन, नॉट इन फिजिकली, नॉट फिजिकली इन गोडाउन, ठीक है, दैट इज नॉट फिजिकली इन गोडाउन, नॉट फिजिकली इन गोडाउन, ये गोडाउन में लेकिन हमारे पास फिजिकली नहीं है, ठीक है, बोलो समझ में आ गया, मेरा बात समझ में आ गया, हाँ। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल 2022 1,000, इसका मतलब बोल रहा है कि गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल 2022 1,000, मतलब इनवॉइस रेज हुआ था, इनवॉइस रेज होने का मतलब इन्होंने कुछ परचेस किया था, कब रेज हुआ था, मार्च को, लेकिन उस रेस्पेक्ट में जो गुड्स था वो मिला कब, 4 अप्रैल 2022 को, और उसका वैल्यू कितना था
1000, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज लिख दे, 4 अप्रैल मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला डेट, ठीक है। 4 अप्रैल में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि गुड्स यहाँ पर हमें मिला है, ठीक है। 4 अप्रैल यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, ये 31 मार्च के बाद ही तो आएगा 4 अप्रैल। हम दूसरे कलर से लिख रहे ताकि दिखे, ठीक है। यहाँ पर ही लिख रहे, दूसरे कलर से लिखते हैं। 4 अप्रैल को यहाँ पर लिखो फिजिकली रिसीव्ड कितना हुआ है, ऐसे करके लिखो, फिजिकली रिसीव्ड कितना हुआ है 1000, ठीक है। फिजिकली रिसीव कितना स्टॉक हुआ है 1000 का स्टॉक हुआ है, और इनका जीपी है 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इनका जीपी जो है 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट है। तो मुझे बता दो कि सेल के ऊपर कितना होगा, वो भी लिख लेते हैं, जो जरूरत पड़ेगा उसी को यूज करेंगे। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इतना है तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा। लास्ट दिन मैंने सिखाया था, ये देखो बड़ा बड़ा करके अभी भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल। मैंने 33 वाला अलग से तुम लोग को दिखाया था, ये अभी भी इधर तो लिखा हुआ नहीं है, मैंने हटा दिया। चलो 33 एंड 1/3% का मतलब कितना होता है 130 होता है, क्योंकि 33 इंटू 3 करोगे कितना होगा 99 प्लस 100/3। लास्ट दिन ही दिखाया था 100/3% का मतलब 100 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 100, 100/3 इंटू 1/100 ऐसे करके दिखाया था, इसीलिए दिख नहीं रहा है, इससे मैंने रब कर दिया था 1/3। तो ये इसका मतलब क्या हो गया 1/3, ठीक है। तो अगर कॉस्ट के ऊपर 1/3 है तो सेल के ऊपर कितना होगा। मैंने बोला था प्रॉफिट हमेशा फिक्स्ड रहता है, ये प्रॉफिट बाय कॉस्ट है, तो प्रॉफिट 1 है तो सेल कितना होगा, प्रॉफिट 1 कॉस्ट 3 तो सेल कितना होगा 4, तो 1/4 हो जाएगा। ये लिख के रख दिया, जरूरत होगा तो यूज करेंगे, जो भी जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ये मैंने तुम लोग को लास्ट दिन सिखाया था, ये वाला अलग से बोला भी था लेकिन वो मिट गया क्योंकि मैंने ये ओपन बोर्ड वाले से लिखा था ना, इसीलिए। तो जो भी हो, अभी याद आ गया कैसे करके करना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ascertain the value of physical stock। ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। यहाँ पर सिर्फ स्टॉक कैलकुलेशन नहीं बोला है, बोला है जो हमें फिजिकली दिखेगा वो स्टॉक काउंट करना है। स्टॉक काउंटिंग और फिजिकल स्टॉक काउंटिंग में फर्क होता है। स्टॉक काउंटिंग का मतलब जब हमें सिर्फ स्टॉक काउंटिंग बोलेगा मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिख रहा है, ठीक है। और फिजिकल स्टॉक काउंटिंग का मतलब हमारे गोडाउन में क्या दिख रहा है, उसी के ऊपर बेस करके हमें आंसर देना है। जैसे ये बॉटल मैंने परचेज किया है लेकिन ये दुकानदार के पास ही है, मेरे पास नहीं है। मान लो मैंने ऑनलाइन में परचेज किया, अब ऑनलाइन में परचेज करते हैं पैसा भी दे देते हैं लेकिन उसके बाद वो आने में टाइम लगता है। तो अगर हम बोलेंगे कि मैंने ये परचेज कर लिया है, अब हम मानते हैं कि फिजिकली जब तक नहीं आएगा हम अपने स्टॉक में से काउंट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो फिर फिजिकली स्टॉक टेकिंग में ये नहीं शो होगा। लेकिन अगर बोलेगा कि नॉर्मल स्टॉक टेकिंग दिखाओ तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मेरा सेल परचेज सारी चीजों को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुझे फिजिकल स्टॉक टेकिंग को ही कंसीडर करना है, किसी और चीज को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है 31 मार्च 2022 का स्टॉक टेकिंग फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे ये बताना है कि यहाँ पर स्टॉक कितना था। पहले तो ये क्वेश्चन समझना चाहिए तुम लोग को, ठीक है, तभी कर पाओगे। तो यहाँ पर स्टॉक कितना था ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पर स्टॉक फाइंड आउट करना है, क्या हम इसको ओपनिंग स्टॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब ये मत सोचो कि ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, वैसे नहीं बोल रहे। अगर मुझे इधर से इधर आना है तो इस छोटे से पीरियड का ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग हो जाएगा। मतलब तुम लोग 1 ईयर मत मानो, जितना भी दिन है 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा ये क्लोजिंग और ये मेरा क्या हो जाएगा ओपनिंग। तो बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ का स्टॉक फाइंड आउट करने का मतलब मुझे ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला में हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, माइनस सीओजीएस। जो मैंने लास्ट दिन तुम लोग को समझाया था बहुत सारे एग्जांपल से, क्या निकल के आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर मुझे कोई ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड कर देंगे सीओजीएस, ये फॉर्मूला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने यहाँ रख दिया, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। बोलो समझ में आया। हाँ, अच्छा, अब इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, यहां से यहां ट्रांसफर होना है। अच्छा, अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा कौन सा स्टॉक हो जाएगा, एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें नेक्स्ट मुझे क्या ऐड करना है,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और लेस क्या करना है, परचेज या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब इसका लॉजिक भी बता देते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली भी समझ लो, फिर फॉर्मूला वाइज ही करना। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक ये वाला है, मुझे यहाँ पर स्टॉक ढूंढना है। सिंपल, मुझे तुम लोग इतना बताओ कि अगर मैंने इस पीरियड के बीच में ये सेल किया है, ये अगर सेल हुआ, तो जब यहाँ पर मैंने गोडाउन में जाके स्टॉक काउंट करना स्टार्ट किया, क्या ये वाला स्टॉक मुझे यहाँ दिखेगा? ये तो सेल हो गया था, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला स्टॉक दिखेगा? हाँ, नॉर्मली परचेस क्या होगा, दिखेगा मेरा, ठीक है। अच्छा, अब इस परचेस में कितना दिखेगा? फिजिकली स्टॉक काउंट करना है, 700 दिखेगा, क्योंकि 500 क्या है, स्टील इन ट्रांजिट, क्योंकि हमें फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, तो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में मेरा इसमें ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है, और ये वाला पॉइंट में से कितना दिख रहा है, 700 दिख रहा है। अब मुझे यहां से यहां आना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से मुझे अगर यहां आना है, तो जब हम लोग यहाँ पर थे तो ये सेल आइटम मेरे पास अवेलेबल था, ठीक है, और ये परचेज आइटम मेरे पास नहीं था, ठीक है, ये परचेज आइटम मेरे पास नहीं था। तो बात वही हुआ, फॉर्मूले में डालोगे तो क्या करना पड़ेगा, परचेज आइटम हम लोग क्या कर रहे, लेस कर रहे, नहीं था बोल रहे, सेल आइटम मेरे पास था तो ऐड कर रहे। तो देखो यहाँ पर तो फॉर्मूला तो मेरा वही बोल रहा है, फॉर्मूला भी तो मेरा वही बोल रहा है कि परचेज को करना है मुझे लेस, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें मुझे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। बस यही तुम लोग को करना है। अब देखो कैसे लिखोगे, लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st of March 2000, कितना है डेट, 22। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखोगे बोलो, सिंपल। देखो एग्जाम टाइम में तो उतना समझने का टाइम नहीं रहेगा, ऐसे करोगे वैसे करोगे, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर देना, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन, डेट क्या होगा, 9 अप्रैल 2022, कितना वैल्यू है, 2,50,000। अच्छा, इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, अगर कोई स्टॉक सेल हो गया उसे ऐड करेंगे, क्योंकि वो प्रीवियसली मेरे पास था। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक में जब सेल हुआ स्टॉक का वैल्यू ऐड करना है, तो वो हमेशा कॉस्ट में ऐड करना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग का COGS लेंगे, तो ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखो हम लोग का सेल्स कितना था, 17,200, और लेस करना पड़ेगा यहाँ से क्या, प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग सेल वैल्यू को कभी नहीं दिखा सकते, ये सब बात हम लोग लास्ट दिन कर चुके हैं। प्रॉफिट सेल पे कितना लगाना पड़ेगा, 1/4, ये देखो निकाल लिया, क्योंकि 1/3 तो नहीं लगा सकते थे, वो कॉस्ट के ऊपर था, तो 1/4 लगाओ, कितना होगा, 4300 ना। আচ্ছা, তাহলে কত আসছে, 4300 মাইনাস 400, 17,200 माइनस 4300, 12,900। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। मतलब जब हम लोग बैक में आ रहे हैं तो मेरे पास ये वाला था, सेल नहीं हुआ था, और जो परचेज होके मेरा स्टॉक ज्यादा दिख रहा है वो तो मेरे पास तब था ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेज को लेस, तो लेस कर देंगे परचेज, ठीक है। परचेज का कितना लेस करेंगे बोलो, 700, ठीक है, परचेज का 700, क्योंकि ये फिजिकल स्टॉक टेकिंग है। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन फिजिकल स्टॉक टेकिंग का नहीं होता, तो परचेज कितना लेस करते, पूरा का पूरा 1200 लेस करते, क्योंकि तब सारी चीजों का इम्पैक्ट आता। क्योंकि हम लोग यहाँ पर फिजिकल स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर परचेज में सिर्फ वही वाला माइनस करने को मिलेगा जो हमारे पास फिजिकली अवेलेबल था। तो यहाँ पर 1200, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर लिख के दिखा है, लेस स्टील इन ट्रांजिट 500, ठीक है। तो नेट परचेज, ये नेट परचेज हो जाएगा, ठीक है, नेट परचेज। तो नेट परचेज हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर नेट परचेज लेना पड़ेगा 700, ये हम लोग माइनस कर देंगे। अच्छा, और हम लोग का एक स्टॉक हम लोग को 4 अप्रैल को मिला था, ये देखो यहाँ पर लिखा ना, फिजिकली रिसीव 4 अप्रैल को था, तो क्या ये यहाँ पर अवेलेबल था, सोच के देखो, नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस।
और ये भी तो परचेज है। परचेज मुझे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अगर फिजिकली रिसीव्ड है यहाँ काउंटिंग में आ गया, लेकिन मुझे यहाँ का चाहिए। दोनों तरीके से लॉजिकली सोचो। पहला तो फॉर्मूला मुझे बोल रहा है परचेज लेस करना पड़ेगा, हम लेस कर देंगे, लेकिन लॉजिकली सोच के देखो, स्टॉक मुझे यहाँ रिसीव हुआ, मुझे यहाँ का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर था ही नहीं वो स्टॉक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। दोनों तरीके से सोच के कर सकते हैं हम लोग। तो माइनस कर देंगे 1000, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स रिसीव्ड ऑन 31st March 2022, गुड्स इनवॉइस्ड, ये रिसीव्ड नहीं, गुड्स इनवॉइस्ड कर देते हैं। goods invoiced on 31st March 2022 but received on 4th April 2022, 22, ठीक है। कितना हो जाएगा 1000, ठीक है 1000। तो कितना हो जाएगा ओवरऑल माइनस माइनस करके, पहले ये दोनों को तुम लोग ऐड करके लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे, ये दोनों को ऐड करो 2,50,000 और ये 12,90,000, क्या हो जाएगा टोटल स्टॉक अवेलेबल 2,62,900। अच्छा ठीक है, हम पहले इधर कर लेते हैं, मेरा उधर डेटा कम हो रहा है ना, मतलब देखने में दिक्कत होगा। मैंने इधर लिख लिया और माइनस करके देख लो कितना होता है। 261,200 है, 261,200 होगा। अच्छा ये क्या हो गया, स्टॉक एज ऑन 31st March 2020, ठीक है, स्टॉक एज ऑन 31st March 2022। लेकिन इसमें एक ही चेंजेस हो सकता है इस क्वेश्चन में, अगर फिजिकल स्टॉक टेकिंग के जगह अगर नॉर्मल स्टॉक टेकिंग होगा तो इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज चेंज होने वाला है, यहाँ पर ये पूरा 1200 आ जाएगा, बाकी तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और ये भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें इनवॉइस रेज भी हो चुका था और जो है स्टॉक टेकिंग के पहले फिजिकली स्टॉक भी रिसीव हो चुका था। तो अगर ये क्वेश्चन मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह नॉर्मल होता तो ये वाला भी मेरा लेस होना चाहिए था, क्योंकि ये फिजिकली भी मेरे पास है और इसका इनवॉइस अकॉर्डिंग भी देखूं तो ये मेरे ही पास है, ठीक है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट हमें दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है, सिर्फ इसमें चेंजेस जो होगा ये वाला हो सकता है, ठीक है। अच्छा सेकेंड वाला तो हम लोगों ने कर लिया था, अब हम लोग थर्ड नंबर वाला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है ये थोड़ा सा अलग है, डायरेक्टली वैसा क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या बोला है, the profit and loss account of Hanuman showed a net profit of 6 lakh after considering the closing stock of 3,75,000 on 31st March 2022। तो ईयर एंड में इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर लिया है। Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books। और इन्होंने जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फिर से जांच किया, ठीक है, तो कुछ गलती निकल के आया है। बोल रहे हैं क्या, परचेज फॉर द ईयर included 15,000 paid for new electric fittings for the shop। बोल रहा है कि जो परचेस किया था इन्होंने, उसमें इन्होंने 15,000 का खर्चा इंक्लूड कर लिया जो कि इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के लिए था शॉप का। मतलब ये सब इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का मतलब ये सब होता है। तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का जो है खर्चा, क्या वो परचेज में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अच्छा तो वो कहाँ पर जाता है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हम लोग का इसका खर्चा क्या না ইলেকট্রিক ফিটিংস এর ফেসিলিটি আমাদেরকে মোর দেন 1 ईयर तो पाबो। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जो लगाया है, मतलब ये सब सामान मान लो 15,000 का लगा, लगवाने का खर्चा नहीं। 15,000 का मान लो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगवाए तो वो क्या हो सकता है, एसेट होगा ना, ठीक है, क्योंकि उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस नहीं बोल रहे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में पंखा लगवा लिया, लाइट लगवा ली, ये सब एसेट है कि नहीं मेरे लिए, ये क्या हम 1 साल में बदलाएंगे, बोलो। वो खराब होता है वो तो रिपेयर हो जाएगा, और मान लो खराब पंखा निकल गया बात अलग है, लेकिन अगर तुम लोग भी अपने घर में पंखा लगवाते हो, लाइट लगवाते हो, तो क्या वो 1 ईयर के अंदर चेंज करने के लिए लगवाते हो, लाइट का फिर भी छोड़ देते हैं, हो सकता है खराब हो जाए, 1 साल में तो होता नहीं है, नॉर्मली वारंटी उससे ज्यादा का रहता है। तो जो भी हो, तो ये सब क्या है, हम लोग का एसेट है, ठीक है। अब इसको अगर परचेज में दिखाओगे तो इम्पैक्ट क्या आएगा, बोलो। हाँ प्रॉफिट कम दिखेगा। अगर हम लोग ट्रेडिंग में
इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का खर्चा दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का बात क्यों कर रहे हैं, परचेज कहाँ पर दिखता है, ट्रेडिंग में, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा क्या होगा, डाउन नहीं होगा। अच्छा, ये एक गलती है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, देखो, हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड। अब ये देखो गलती क्या है, ओमिशन, यहाँ पर एंट्री ही नहीं हुआ, लेकिन एंट्री तो होना चाहिए, पूछ लेंगे एंट्री क्या होगा। फिर बोल रहे हैं invoices for goods amounting 2,50,000 have been entered on 27th March 2022 but the goods were not included in the stock। मतलब इन्होंने एक गुड्स लिया है 2,50,000 का, बट उसको स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब अगेन ओमिशन हो गया, एंट्री करना पड़ेगा। मार्च 2022 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वेयर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2022। बोल रहा है कि मार्च 2022 में 2 लाख रुपीस का गुड्स सोल्ड हुआ था और डिलीवर भी हुआ, और उसका लेकिन उसको अप्रैल में सेल्स बोल के काउंट किया गया। लेकिन ये तो गलती है ना, इसको तो सेल मार्च में ही काउंट करना चाहिए था, तो फिर मार्च में इसका मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मार्च में रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2022 at a margin of the profit 33 and 1/3% on cost, though approval was given in April 2022, these were taken as sales for March 2022। अब ये वाला चैप्टर पहले हुआ करता था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, उसको तो हटा दिया इंस्टीट्यूट ने, बट हर एक जगह पे ये पॉइंट दे दिया। अब इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आता है, चलो जो भी हो, वो चैप्टर था तुम लोगों का, ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। यहाँ पर बोल रहा है कि 75,000 कॉस्ट का गुड्स, ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा गया। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है कि मान लो हम लोग कस्टमर को कोई नया प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट आया, हम लोग हमारे कोई जान पहचान का अगर कस्टमर है, वो लेने आया है कुछ और चीज, हम लोग मान लो वो कोई एक सोप यूज करता है, वही लेने आया था, हम लोगों ने बोला ये यूज करके देखो अच्छा है, दुकानदार बोलता है ना जान पहचान का, ये लेके जाओ ना अच्छा होगा। अब पैसा नहीं मांगता है, बोलेगा ठीक है पैसा नहीं देना पड़ेगा, पहले यूज करो, यूज करके देखो, अगर अच्छा लगेगा तो पैसा दे दोगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। अब ये तो मैंने सोप का बात कर दिया, अच्छा नहीं, अच्छा लगे तो पैसा देना, नहीं तो नहीं। लेकिन कुछ ऐसा भी चीज हो सकता है कि जैसे नॉर्मली ये कंसेप्ट पहले कस्टमर के साथ नॉर्मल शॉप वालों का नहीं होता था, एक्चुअली ये डीलर और मैन्युफैक्चरर, सॉरी मैन्युफैक्चरर और जो है क्या बोलते हैं उसे, मतलब अरे बोलो ना, इनको क्या बोलेंगे, जो होलसेलर, और ये होलसेलर किन जिनको देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, इनके बीच में होता था कि आप ये ब्रांड का भी चीज रख के देखिए, आप वो ब्रांड का भी रख के देखिए, ठीक है, तो अगर बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो आप रिटर्न कर दीजिएगा। लेकिन आज के डेट पे, ऑनलाइन के जमाने पे, ये फैसिलिटी हम लोग को भी मिलता है, मतलब जो कस्टमर है, एकदम जो एंड कस्टमर है, हमें भी मिलता है। हम लोग कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए, मान लो तुम लोग अगर एक ड्रेस ही खरीदते हो आज ऑनलाइन में, अगर नहीं पसंद आया, उसका टैग वैग सब ठीक रखोगे तो वो रिटर्न होता है, पैसा भी वापस होता है। लेकिन ये चीज पहले नहीं था, ये पहले था कभी कोई भी चीज अगर तुम लोग को नहीं पसंद आए, मान लो एक ड्रेस ही रिटर्न करने जाओगे, दुकानदार बोलेगा हाँ रिटर्न का तो पैसा नहीं मिलेगा, कभी कुछ और खरीद लेना, पहले तो यही बोला जाता ना। लेकिन अभी ऑनलाइन के जमाने में हमें भी मिलता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्यों? 15 दिन बाद कंफर्म, मान लो कोई चीज तुम लोगों ने, मान लो कैलकुलेटर खरीद लिया ऑनलाइन पे, अब तुम लोग को लग रहा है कि ठीक नहीं है, वापस करना है, टाइम दिया हुआ था 15 दिन, तो 15 दिन के अंदर अगर तुम लोग उसको ठीक ठाक रखोगे, तोड़ फोड़ नहीं देना है, उसका टैग वगैरह सब ठीक ठाक रखोगे, तो क्या हो जाएगा, तोड़ फोड़ बोल दिया मैंने। अच्छा, तो फिर क्या रिटर्न होगा कि नहीं होगा? तो ये सेल और रिटर्न बेसिस नहीं हुआ कि अच्छा लगे तो रखो, नहीं लगे तो पैसा वापस, प्रोडक्ट हम लोग लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल और रिटर्न बेसिस का अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, जब कोई सेल और रिटर्न बेसिस पे अपना प्रोडक्ट बेच देता है तो उसको कंफर्मेशन तो नहीं होता है सेल होगा कि नहीं होगा। अब जैसे मान लो 15 दिन चला गया, तुम लोगों ने कैलकुलेटर वापस नहीं किया, तब वो क्या सोचेगा, उसका कंफर्म सेल हो गया। लेकिन जब तक 15 डेज नहीं जा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है ना, क्या पता कस्टमर रिटर्न कर दे, क्या पता कस्टमर रिटर्न कर दे। लेकिन वो जब सेल करता है तो वो सेल का ही एंट्री देता है, जबकि वो सेल नहीं होता है। होता है क्या सेल? क्योंकि जब तक 15 दिन नहीं जाएगा कंफर्म कैसे होगा, फिर भी वो सेल का एंट्री दे सकता है, ऐसे करके जैसे नॉर्मल एंट्री होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अब ये दे दिया, अब ना एक टाइम पीरियड दे देगा कि इतने दिन के अंदर आपको रखना है तो हाँ, नहीं रखना है तो रिटर्न, जो भी करना है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर करना है, अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है। अब मान लो आज कितना तारीख है, आज तो 2 अप्रैल हो गया, मान लो ये 2 मार्च का बात है, ठीक है। अब तुम लोगों को रिटर्न करना था सपोज
1 अप्रैल को, ठीक है, रिटर्न करना है प्रोडक्ट 1 अप्रैल को, लेकिन 31 मार्च आ गया बीच में, ठीक है। अब मान लो जिसने तुम लोग को कैलकुलेटर सेल किया था उसका ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च, तो क्या वो अपना स्टॉक काउंटिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्टॉक काउंटिंग करेगा, अब वो ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट बनाएगा, ट्रेडिंग फेल, अब उस ट्रेडिंग में क्या वो अपना सेल रिकॉर्ड ये वाला कैलकुलेटर करेगा? करेगा, ठीक बात है, क्योंकि उसने एंट्री दिया था। लेकिन करके फायदा क्या है? 1 तारीख को पता चला तुम लोगों ने रिटर्न कर दिया, उसका तो ग्रॉस प्रॉफिट ही गलत आ गया, होगा कि नहीं होगा? तो रूल्स ये बोल रहा है कि अगर बीच में फाइनल अकाउंट्स का एंडिंग डेट आ जाता है और हम लोगों ने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट बेच रखा है जिसको हम लोगों ने एक्चुअल सेल की तरह रिकॉर्ड कर रखा है, हम लोग पहले उसका सेल एंट्री को कैंसिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्स टू डेटर, ठीक है। इससे क्या होगा? मेरा फालतू का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मुझे तो 1 तारीख को पता चलेगा, उसके पहले मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन ये तो ठीक है, मैंने सेल दिखाया, सेल को मैंने कैंसिल कर दिया, लेकिन मेरे प्रोडक्ट का क्या होगा? वो तो पड़ा हुआ है तुम लोगों के पास। अब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। हम बोलेंगे ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री तुम लोग नॉर्मली क्या करते हो? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग करते हो, तभी तो ट्रेडिंग में बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। यहाँ पर भी तुम लोग को करना है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, बस यहाँ पर लिखना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, ताकि तुम लोग को ये दिखे कि ये मेरे पास मेरे गोडाउन में नहीं है, समझ में आए बाइफरकेशन। कौन सा मेरे पास पड़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा गोडाउन में पड़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का कंसेप्ट समझ में आया कि अगर ईयर एंड आ जाता है, अब वो फाइनल अकाउंट्स तो बनाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पता ही नहीं है कि कस्टमर हमें प्रोडक्ट बेचने में, क्योंकि आप पूछ भी नहीं सकते हैं ना, उनको तो डेडलाइन 1 तारीख का दिया हुआ है। अब मान लो कोई फाइनल अकाउंट्स बनाएगा तो हम तुम लोग को फोन कर करके पूछेंगे कैलकुलेटर लेना है नहीं लेना है, बता दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि तुम लोग बोलोगे आपने तो 1 अप्रैल तक बोला है, अभी मैंने सोचा नहीं है क्या करेंगे, ठीक है। हम 1 तारीख को ही बताएंगे, इसके पहले नहीं बता सकते, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या करना पड़ता है? सेल रिकॉर्ड कर लो, और अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है सेल को कैंसिल कर दो और उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो, इससे हम लोग का फाइनल अकाउंट्स में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। अच्छा, अब अगर 1 तारीख को ये सेल होगा तो फिर क्या एंट्री करोगे? सेल का एंट्री कर देना, क्योंकि इसको तो तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक देगा। अब 1 तारीख को तुम लोगों ने हाँ बोल दिया, ठीक है भाई, मैंने तो दिखाया था क्लोजिंग स्टॉक, अब हम इसको फिर से क्या कर देंगे? डेटर टू सेल, और अगर कैश में बेचेंगे तो क्या कर देंगे? कैश टू सेल कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर वही चीज बोला है, देखो 75,000 का स्टॉक इन्होंने अप्रूवल बेसिस पे भेजा था एट ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट। मतलब ये जो स्टॉक इन्होंने भेजा था इस पे इनको प्रॉफिट कितना लगाना था? 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली सेल वैल्यू पे ही बेचा जाएगा। दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, these were taken as sales for March 2022। बोल रहा है अप्रूवल कब जो है दिया गया? अप्रैल में, लेकिन इसको मार्च में सेल माना गया है, तो ठीक है, मार्च में हम लोग इसको क्या मानेंगे? सेल मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स भी तो करना पड़ेगा। हम लोग मार्च में सेल मान के बेच दिए थे, सही बात है, लेकिन अप्रूवल बेसिस का सेल, तो अभी भी मैंने क्या बोला, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखो सेम कंसेप्ट में आ गया, मुझे पता नहीं था, मैंने डेट ऐसा ही ले लिया, जो भी हो। अप्रैल में अप्रूवल का टाइम था, तो वो तो पहले अप्रूवल देगा नहीं, तो मार्च में इन्होंने सेल बोल के रिकॉर्ड कर लिया था, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 31 मार्च को क्या करना पड़ेगा? उसको रिवर्स करना पड़ेगा और उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। समझ में आए? ये लास्ट वाला पॉइंट ही थोड़ा सा इधर उधर का लगेगा तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग को पता नहीं है ना सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है, लेकिन ये बस इतना सा ही कंसेप्ट है। वैसे इसमें 3 तरीके का कंसेप्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया तुम लोगों की, सेल को हम लोग जो है एक्चुअल सेल मान के कर देते हैं। इसके अलावा भी 2 कंसेप्ट होता है, लेकिन हम लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं इसको एक्चुअल सेल मान के ही करेंगे, ठीक है। तुम लोग को डिटेल्स का जरूरत नहीं, चैप्टर ही हट गया तो डिटेल्स का क्या, ठीक है। अब देखो हम लोग एक एक करके जो हम लोग का रेक्टिफिकेशन है उसे करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज गलत हो रखा है। अच्छा, यहाँ हमें कैलकुलेट करने क्या बोला है वो तो हम लोगों ने पढ़ा ही, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, ठीक है। मतलब नेट प्रॉफिट तो गलत आया होगा, कहीं परचेज गलत दिखा रखे हैं, कहीं कुछ गलत दिखा रखे हैं, तो नेट प्रॉफिट तो गलत आया होगा। नेट प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये हम लोग जो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, मुझे ये बताओ रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है? फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद या बनने के पहले?
कैसे पता बनने के चला? बाद। हाँ, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सही है, बनने के बाद नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अगर फाइनल अकाउंट्स बन जाता है तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें पीएल एडजस्टमेंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रॉफिट का अलग अकाउंट बनाएंगे, वहां पर गलत प्रॉफिट को लिखेंगे और उसमें जिस वजह से प्रॉफिट कम जाता है उसको लिख के हम लोग उसे एडजस्ट करके दिखाएंगे। अभी करने से ही समझ में आएगा। तो हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? एक तो प्रिपेयर करना है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जो प्रॉफिट है ना उसे हम लोग सही करेंगे। एक हम लोग बनाएंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हम लोग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। Calculation of stock as on 31st of March 2022। अच्छा, अब देखो हम लोग के पास ना एक गलत वाला प्रॉफिट तो है, कितना है? ये वाला 6 लाख। अब ये प्रॉफिट है तो किधर लिखेंगे? इधर या इधर? बोलो, प्रॉफिट है तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में कि डेबिट में? बाई क्या बोल के लिखना चाहिए? नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट लिखेंगे। जैसे तुम लोग नेट प्रॉफिट लिखते हो, जैसे जीपी ब्रॉट डाउन करते हो, वैसे ही हम लोग गलत वाली नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करके उसको रेक्टिफाई करेंगे। कितना है? 6 लाख है। और क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया, इसके नीचे नीचे लिखो स्टॉक एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2022। ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। कितना था? 3,75,000, ठीक है। अच्छा, अब हम तुम लोगों से एक एक रेक्टिफिकेशन पूछेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर पीछे बनाते हैं एक वर्किंग नोट, तुम लोग भी बना लो, काम का चीज है, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले बोला है कि परचेस किया था हम लोगों ने, सॉरी, परचेस फॉर द ईयर 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। शॉप में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगवाया था जिसको परचेस में इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 3 कॉलम। एक बनाएंगे करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, और रेक्टिफाइड एंट्री क्या हुआ। अब तुम लोग देखो बता पाते हो कि नहीं, क्योंकि ये बेस होता है अकाउंट्स का। चलो बोलो, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगवा रहे हैं तो करेक्ट एंट्री सही है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू कैश। एसेट है ना, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू कैश कितना है? 15,000। अच्छा, इसको हम लोगों ने परचेज में दिखाया, बोलो रॉन्ग एंट्री क्या होगा? हाँ, रॉन्ग एंट्री होगा, परचेज टू कैश कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब रेक्टिफिकेशन का देखो सिस्टम क्या होगा। अगर मैंने जो गलत जो सही किया है उसको कुछ मत करो, ठीक है, उसको टच मत करो। मुझे टू कैश करना चाहिए, मैंने टू कैश किया है तो उसको कुछ मत करो। मुझे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया है, तो मुझे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। हाँ, टू परचेस। बोलो, ये समझ में आ गया कैसे होगा? अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट हम लोगों को 2 चीज बनाने के लिए बोला है। एक तो बोला है पीएल अकाउंट बनाओ, ठीक है। दूसरा हमें बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक बनाओ। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, ये एसेट है, ये कहां पर जाता है? बैलेंस शीट में। तो हम लोग क्या बैलेंस शीट बना रहे हैं? नहीं, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ नहीं दिखा पाएंगे। अगर बैलेंस शीट बनता तो वहां दिखा देते। अच्छा, परचेज कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग में। अच्छा, परचेज मेरा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो परचेज अगर मेरा क्रेडिट हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट कमेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। परचेस क्रेडिट हो रहा है ना, परचेस डेबिट होने से तो प्रॉफिट कम होता है, परचेस क्रेडिट। देखो ना मेरा क्या है, मुझे तो परचेस को हटाना है ना, मैंने परचेस ज्यादा दिखा दी, मुझे तो परचेस को कम करना है। तो ये ट्रीटमेंट सही करने के बाद मेरा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो ये गलत ट्रीटमेंट की वजह से कम हो गया था। तो अब ये तो बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट है जो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास बैलेंस शीट नहीं है। लेकिन मेरे पास प्रॉफिट को ठीक करने के लिए अकाउंट तो है, क्या है? पीएल एडजस्टमेंट। आप बोलो, मुझे अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है, पहले तुम लोग सिंपल बताओ, अगर मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना है, मुझे इधर लिखना चाहिए कि इधर लिखना चाहिए? प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट के नीचे लिखेंगे ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? बोलो कुछ भी। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, बाई परचेज रॉन्गली क्रेडिटेड, जैसा ठीक लगे। बाई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बोल के भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई परचेज रॉन्गली
एडेड, ठीक है, बाई परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड, हम ऐसे लिख रहे हैं, रॉन्गली रिकॉर्डेड, कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। अच्छा देखो, नॉर्मली परचेज क्रेडिट होने से हम लोग एक चीज करते हैं ना, देखो यहाँ पर 2 परचेज लिखते हैं, परचेज क्रेडिट कब होता है, जब परचेज रिटर्न होता है तो हम लोग वहां से लेस करते हैं। इधर ना कोई परचेज आइटम था नहीं, अगर इधर कोई आइटम होता तो हम लोग उससे लेस करके दिखाते, अब लेस नहीं कर पाएंगे तो किधर लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट में, जिधर लेस होना चाहिए उसके ऑपोजिट में, ऐसे भी सोच सकते हो जो मैंने बोला, या फिर ऐसे सोचो कि इस ट्रीटमेंट के बाद मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मुझे किधर पुट करना चाहिए, प्रॉफिट के नीचे पुट करेंगे तभी तो ऐड होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर, और लिखना क्या है, ऐसे लिख दो कि बाय परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड, ठीक है। अच्छा अब हम लोग, अब इसका इम्पैक्ट क्या स्टॉक में आएगा, स्टॉक में तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हम लोग का इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स था जो कि बैलेंस शीट का आइटम था, ये स्टॉक का आइटम नहीं, ये मेरा फिक्स्ड एसेट है। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर बोला है हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 एज फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसका कोई एंट्री ही नहीं हुआ। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री क्या होता है, बोलो, हाँ बोलो, हाँ, एडवर्टाइजमेंट टू परचेस, एडवर्टाइजमेंट को अगर हम लोग फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम लोग का स्टॉक क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्या रॉन्ग एंट्री कुछ होगा, नहीं, क्योंकि ये तो ऑमिशन है, रॉन्ग क्या हुआ है कि हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं, तो करेक्ट एंट्री मतलब रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो, यही वाला होगा, क्योंकि मुझे तो कुछ कंपेयर करना है ही नहीं यहाँ पर कि देखेंगे क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, 0 गलत हुआ है, तो फिर सही क्या है, एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेस। अच्छा अब बोलो, ये जो इम्पैक्ट है, क्या ये हम लोग का कहां पर आएगा, ये दोनों आइटम का इम्पैक्ट कहां पर आएगा, दोनों ही पीएल एडजस्टमेंट में आएगा, ट्रेडिंग में एडवर्टाइजमेंट, आएगा। হ্যাঁ ট্রেডিং তো নেই, আমরা পিএল অ্যাডজাস্টমেন্টই দেখাবো, কারণ ট্রেডিং এর জিপিটা অ্যাড অন হয়েই আমাদের এখানে চলে এসেছে না, তো আমরা ট্রেডিং পিএল সবকিছুই এখানে দেখাতে পারবো, নেট প্রফিটটাকে অ্যাডজাস্ট করলেই ওটা হয়ে যাবে, কারণ জিপি আর ইন্ডিভিজুয়ালি তো আমরা অ্যাডজাস্ট করবো না, আমাদের কাছে জিপি নেই, এটা অ্যাডজাস্ট করলেই আমার প্রফিট অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, জিপির ভুলটাও রেকটিফাই হয়ে যাবে, এখানে তো জিপিটা ভুলই আছে, এই পারচেজ পারচেজ দিয়ে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে না, বুঝতে পারলে। हाँ मैम। अच्छा देखो, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, अब बोलो अगर हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना है तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, तो किधर लिखोगे, डेबिट साइड, अच्छा लिखो, डेबिट साइड में क्या लिखोगे, बोलो नाम क्या देना चाहिए, टू एडवर्टाइजमेंट लिख दो, टू एडवर्टाइजमेंट, 40,000, और परचेज क्रेडिट हुआ है तो प्रॉफिट क्या होगा, तो किधर लिखोगे, इधर लिख दो, ठीक है, बाई परचेज हाइफन देके फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, बाई परचेज हाइफन देके लिख दो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन 40,000, ठीक है। अच्छा ये जो अभी रेक्टिफिकेशन क्या, इसका तो क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड नंबर, इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग 250 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th of March but these goods were not included in the stock, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोला है कि 2,50,000 का हमें गुड्स जो है था हमारे पास 27 मार्च को एंटर हुआ, बट हम लोगों ने उसको स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, सबसे पहले इसका एंट्री बताओ क्या होगा, नहीं समझ में आया बोल रहा है हमारे पास 2,50,000 का क्या हुआ है, 27 मार्च को हमारे पास 2,50,000 का क्या आया, इनवॉइसेस फॉर गुड्स मतलब क्या, इतने का स्टॉक आया, लेकिन हम लोगों ने उसे स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, तो करना तो पड़ेगा, अगर स्टॉक लिए हो तो स्टॉक को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो अगर ये इंक्लूड करेंगे तो 31 मार्च को हमें क्या एंट्री करना चाहिए था, इंक्लूड करने बोला है, हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है, जो स्टॉक नहीं, परचेज नहीं, ऑलरेडी था, उसको हमें स्टॉक में इंक्लूड करना है, हाँ वही तो बोला है, देखो क्या बोला है, इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग 2,50,000 मतलब जितना परचेज हुआ है उसका जितने भी इनवॉइसेस मतलब क्या, जो बिल्स वगैरह बना हुआ है उसमें 2,50,000 का भी है, जिसका एंट्री हम लोगों ने कब डाला है 27 मार्च को, बट उसको हम लोगों ने स्टॉक बोल के दिखाया ही नहीं है, तो एंट्री करना पड़ेगा,
मतलब 27 मार्च को हमारे पास वो स्टॉक आया था जिसको हम लोगों ने स्टॉक में दिखाया नहीं है, तो स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा। बोलो क्या एंट्री हो हमारे पास? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। बोलो। তাহলে ক্লোজিং স্টকটা ডেবিট হবে। है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होगा। हाँ बोलो, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और ट्रेडिंग क्रेडिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक में उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। वो स्टॉक था हमारे पास पहले से 27 मार्च को, लेकिन हम लोगों ने उसे अपने स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, तो क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। कितना हो जाएगा? 2,50,000। ठीक है। अच्छा, अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? वही होगा, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग 2,50,000। अब बोलो ये क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट कहाँ जाना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे ना, यहाँ पर भी तो दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ नहीं दिखाएंगे, पहले यहाँ पर दिखाओ क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक के लिए तो मैं अलग दिया है ना, क्या लिखना पड़ेगा? एड स्टॉक नॉट कंसिडर्ड। ये वाला हम लोगों ने कंसीडर किया नहीं, जब इसको कैलकुलेट किया उसमें 2,00,000 कितना था? 50। इसको कंसीडर नहीं किया, तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, और इसका और एक पॉइंट कहां पर जाएगा? ये तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओ, तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया हम लोगों ने। और यहाँ पर बोला है ट्रेडिंग को क्रेडिट करो, तो ट्रेडिंग का इंपैक्ट कहाँ दिखाएंगे? यहाँ तो ट्रेडिंग अलग से नहीं है, तो यहीं पर दिखाना पड़ेगा। ट्रेडिंग क्रेडिट होने का मतलब क्या होगा? स्टॉक आया, अब स्टॉक आने से किधर दिखाते हो? ट्रेडिंग में। मतलब क्लोजिंग स्टॉक को किधर दिखाते हो? ट्रेडिंग बाई साइड। तो यहाँ भी बाई साइड में दिखाओ, यही तो तुम लोग का ट्रेडिंग है, यही पीएल है। बाई साइड में दिखाओ। बाई क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिख दिया। वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो। बढ़ेगा। कैसे देखो? ऐसे मान लो इधर 100 है, ठीक है, इधर 120 है, तो प्रॉफिट कितना आया? 20। अच्छा, इधर 100 है, इधर 140 है, तो प्रॉफिट कितना आया? 40। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो ऐसे भी सोच सकते हो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। या फिर ट्रेडिंग अगर होता तो क्लोजिंग स्टॉक जहां लिखते वैसे ही लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को क्या बोला है? In March 2022, 2 lakh sold and delivered were taken in the sales for April 2022. तो ये अप्रैल में सेल्स हम लोगों ने कंसीडर किया है, बट सेल हम लोग का कब का है? मार्च का ही है। तो इसका सेल का एंट्री करो, क्या होगा? डेटेड टू सेल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं डेटेड टू सेल। ये हम लोगों ने एंट्री किया नहीं है, तो कर लेते हैं डेटेड टू सेल्स। कितना बोला है? 2 lakh। इसका करेक्ट एंट्री भी क्या होगा? वही होगा, डेटेड टू सेल। अच्छा, अब डेटेड टू सेल होगा तो बोलो डेटर का इंपैक्ट कहाँ आना चाहिए? बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट तो हम लोग नहीं बना रहे। हाँ, तो बैलेंस शीट तो हम लोग नहीं बना रहे, तो डेटर का इंपैक्ट नहीं दिखाएंगे। सेल का तो दिखा सकते हैं, सेल बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो किधर दिखाओगे? बाई साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बाई साइड में क्या दिखाओगे? बाई सेल्स नॉट रिकॉर्डेड। बाई सेल्स यहाँ पर लिख दो ম্যাম এটা नॉट। আরেকবার বোঝাবেন? হ্যাঁ, এখানে সেলসটা বলছে রেকর্ড করেনি মার্চে ওরা, তাহলে সেলসটা রেকর্ড করে দিলাম ডেটার টু সেলস। এবার ডেটার তো ব্যালেন্স শিটের আইটেম, তাই ব্যালেন্স শিটে যাবে। আর সেলস হলে প্রফিট বাড়বে, তাই জন্য ক্রেডিট সাইডে যেরকম তোমরা ট্রেডিং এ বাই সেলস লিখো ওরকমই লিখতে হবে। বলো, বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। अच्छा, देखो यहाँ पर 2 लाख। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये वाला हो गया। अब ये फिफ्थ वाला, वो जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला था। ठीक है, अच्छा, अब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाले पे देखो हम लोगों का कितना सेल, हम लोगों ने गुड्स कितना भेजा था? 75,000 का। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट कितना लगा हुआ था? 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट। तो पहले इसका सेल वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। पहले इसका सेल वैल्यू मुझे निकाल के बताओ कितना होगा। सेल वैल्यू का मतलब क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट कितना है? 75,000। प्रॉफिट बोल दिया है 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट लगेगा, तो बोलो कितना?
मतलब टोटल 1 लाख, टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो हम लोगों ने 1 लाख का सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेल किया था। दो अप्रूवल वाज गिवन इन 2022 अप्रैल, मतलब 31 मार्च के बाद हो रहा है। दीज वेर टेकन एज सेल्स। तो इस बीच में हम लोगों ने क्या एंट्री किया होगा, एक बार सेल का एंट्री किया है, फिर सेल को कैंसिल किया है और उसके बाद उसको क्लोजिंग स्टॉक बोल के रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट तुम लोग एक बार लिख लो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर लिख के मिटा दिया था। तो इस क्वेश्चन में अगर लिख लोगे तो तुम लोग को याद रहेगा इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो करेक्ट एंट्री में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसको हम लोग सेल्स की तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या एंट्री होगा, डेटेड टू सेल्स। कितने से रिकॉर्ड करेंगे, बोलो 1 लाख सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। सेलिंग वैल्यू से रिकॉर्ड कर। हाँ, सेलिंग वैल्यू से मतलब कितना हो जाएगा 1 लाख। और 1 लाख कैसे आया, तुम लोग साइड में चाहो तो लिख लो, ये जो निकाला है तुम लोगों ने खुद से, ठीक है, ये वाला लिख लो, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो 75,000 प्लस 75,000 इंटू 1/3 लिख देते हैं। 33 एंड 1/3% का मतलब 1/3 होता है। अभी 2 बार मैंने तुम लोग को बताया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये ना रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। ये रॉन्ग के नीचे नहीं लिख रहे, हम इसको सेपरेटली लिख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ रॉन्ग एंट्री नहीं है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये देखो अगर हम इसके नीचे लिखेंगे इसके बाद का एंट्री, तो तुम लोग ये मत सोचना ये रॉन्ग है इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। ये सही वाला एंट्री कर रहे हैं, मेरा नीचे जगह नहीं है ना, तो हम यहीं पर दिखाना चाह रहे हैं। फर्स्ट एंट्री ये होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगा, क्योंकि ईयर एंड आ गया था तो ये अपने सेल्स को क्या करना पड़ेगा, इनको कैंसिल, नहीं तो इनका जीपी गलत निकल जाता। तो सेल्स टू डेटर, ठीक है, तो ये एंट्री ये कर लेंगे। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड एंट्री इनका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक वाला। तो क्या एंट्री होगा, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। ठीक है, कितने से, अब कितने से एंट्री हो, 75,000। 75,000 से होगा, क्योंकि यही मेरा कॉस्ट है। वही पढ़ रहा है ना कॉस्ट, मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी 1 लाख, कॉस्ट 75, तो कितने में रिकॉर्ड होगा 75 में होगा। अच्छा अब देखो क्या इसका इंपैक्ट देने का जरूरत है, तुम लोग खुद ही सोचो, क्या ये दोनों एंट्री का इंपैक्ट देना पड़ेगा। ये तो डेबिट जितने से हुआ उतने से क्रेडिट, इसका तो वैल्यू नील हो गया, इसको दिखाने का जरूरत नहीं, इसको दिखाओ। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो ये क्लोजिंग स्टॉक में क्या करोगे, ऐड करोगे। करो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड, पहले यहाँ पर लिखेंगे गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, और हम लोगों ने क्या लिखा था, टू ट्रेडिंग। अब टू ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से अभी भी तो किया सेम है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे, बाई साइड। तो लिखो बाई स्टॉक, या फिर नहीं रिटर्न बेसिस, सेंड ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ऐसे लिखो। कितना लिखेंगे 75,000। अच्छा हाँ, एक चीज हमें शायद करना पड़ेगा, बताते हैं। डेटर टू सेल्स किया हम लोगों ने, सेल्स टू डेटर किया। हाँ देखो, ये तो जब सेल किया था तब का एंट्री है। ये देखो गुड्स यहाँ पर सेल कब किया था, मार्च में, डेट नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दो अप्रूवल अप्रैल में मिलने वाला था। ठीक है, डेटर टू सेल कर दिया हम लोगों ने, फिर सेल्स टू डेटर कर दिया। लेकिन इसको क्योंकि इन्होंने कंसीडर नहीं किया था, एक बार देखते हैं इन्होंने गलत क्या किया था। दो अप्रूवल वाज गिवन इन दीज वेयर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च। अच्छा हाँ, ये देखो इन्होंने ये जो सेल सेल बोल के इसको कंसीडर किया था मार्च में, तब इन्होंने कौन सा एंट्री दिया होगा, ये वाला, ये दिया होगा, और उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसका इंपैक्ट तो हमें देना पड़ेगा। अभी तो हम लोग ये दोनों चीज कर रहे हैं, मेरा बात समझ में आया। ये देखो यहाँ पर ये एंट्री किया हुआ था, लेकिन इसके बाद का तो एंट्री नहीं हुआ था, इसका इंपैक्ट तो दिखा दिया। अब इसका भी तो इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। डेटर का इंपैक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट तो है नहीं हमारे पास। सेल्स क्या हो रहा है, कैंसिल। तो उसके लिए ट्रेडिंग में हम लोग सेल को किधर दिखाएंगे, मतलब उल्टा साइड में दिखाना। ये तो सेल से लेस करेंगे ना, सेल्स, हाँ डेबिट में सेल से सेल्स को क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। लेकिन मेरे पास कोई सेल्स नहीं है कि हम यहाँ पर लेस सेल्स रिटर्न करें, तो मुझे लिखना किधर पड़ेगा, डेबिट साइड लिखो।
टू क्या बोल के लिखोगे, सेल्स रिटर्न बेसिस, रिटर्न बेसिस, ठीक है, 1 लाख। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि वो दोनों एंट्री का वैल्यू न्यूट्रल जरूर हो रहा है, लेकिन उन्होंने तो एक ही एंट्री पास किया है, हम लोग को तो 2 एंट्री उस पे जो है अपॉइंट करना पड़ेगा, तो इसी वजह से इसका भी इम्पैक्ट आएगा। अब पूरा क्वेश्चन हो गया है, अब तुम लोग को रिटर्न के नीचे आपने क्या लिखा है, OARI ऐसा कुछ? रिटर्न बेसिस लिखे, अच्छा, बेसिस, रिटर्न बेसिस है। अच्छा, ये रिटर्न बेसिस लिखा है मैंने, ठीक है। अब तुम लोग इसको ऐड करके देखो प्रॉफिट में क्या चेंजेस आ रहा है, हो गया, और तो कुछ था नहीं ना। और क्लोजिंग स्टॉक का क्या वैल्यू आ रहा है वो भी देखो। तो 7 लाख आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 7 है, बोलो আর কি আছে, नेट प्रॉफिट 10,40,000 আসছে, আর টোটালটা अच्छा 11 लाख 80,000, 11 लाख 80, और ये लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, डेट कौन सा होगा, वैल्यू ऑफ, यही वाला होगा 31 मार्च अपना, 31 मार्च 2022, वैल्यू ऑफ करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लियर हुआ सारा पॉइंट, ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हमें प्रॉफिट वगैरह मतलब इसमें तुम लोग को हर एक चीज का पूरा अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए, तभी तुम लोग कर पाओगे। जर्नल 7 लाख, 7 लाख ही लिखा, 7 लाख नहीं लिखा, हाँ 7 लाख लिखा। ठीक है, तो इसमें देखो रेक्टिफिकेशन भी थोड़ा सा समझ में आया कि कैसे करके रेक्टिफिकेशन होता है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो 4th नंबर वाला, यहाँ पर क्या बोला है, ये लास्ट है, फिर हम लोग इलास्ट्रेशन में जा सकते हैं। बोल रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। अब देखो फिर से बोल रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है, इन्होंने मतलब गोडाउन में जाके चेक किया है कितना स्टॉक है। एक तो हमारे पास अकाउंटिंग डिटेल्स होता है, वहां से भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ए बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून 2022, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 48 लाख। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन करने पे स्टॉक का वैल्यू इनको कितना दिख रहा है, 48 lakh. The following transaction took place between 23rd June and 30th June 2022. और इस टाइम के बीच में क्या क्या हुआ है ये बोला है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग एक टाइमलाइन बनाते हैं। देखो हम लोग एक टाइमलाइन बना लेते हैं यहाँ पर, 4th नंबर का लिख। अच्छा, कब से कब तक का हमें डिटेल्स दिया हुआ है, पहले तो बोला है 23rd जून को हमें मिला है 48 लाख, 23rd जून। यहाँ पर हम लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन से स्टॉक का वैल्यू कितना मिला है, 48 लाख, फिजिकल वेरिफिकेशन 48 लाख। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमें डिटेल्स दिया हुआ है 23rd से लेके 30th जून के बीच में क्या क्या हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको 30th जून। ठीक है, अब देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन किया है। आउट ऑफ द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अब कंसाइनमेंट आ गया बीच में, ये भी चैप्टर हटा दिया। चलो, कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपना स्टॉक किसी एजेंट के थ्रू से बिकवाना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ कोलकाता में हैं, ठीक है, अब मान लो हम अपना स्टॉक को दिल्ली मुंबई यहाँ बिकवाना चाहते हैं, या फिर मान लो किसी और डिस्ट्रिक्ट में बिकवाना चाहते हैं, लाइक मान लो हम हावड़ा में बिकवाना चाहते हैं या कहीं और भी बिकवाना चाहते हैं, तो हम खुद जाके बेच नहीं पा रहे, या फिर हर एक जगह पे शॉप ओपन करना कॉस्टली हो जाएगा, हर एक जगह पे रेंट लो घर खरीदो वो तो महंगा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरा तरीका से स्टॉक बेच सकते हैं, क्या करके, किसी भी एजेंट को मतलब थ्रू करके, कोई एजेंट को बोल सकते हैं कि आप अगर मेरा ये प्रोडक्ट बेच दोगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा। तो कंसाइनमेंट में 2 पार्टी इन्वॉल्व होता है, एक होता है कंसाइनर, ठीक है, और एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर का मतलब वो है जिसका स्टॉक बेचना है, जैसे हम बोल रहे थे मेरा स्टॉक बिकवाएंगे, ठीक है, तो हम कौन हो गए,
मेरे प्रोडक्ट का मालिक कौन है? हम खुद है, कंसाइनर। हम अपना स्टॉक को मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी एजेंट के थ्रू से बिक पा रहे हैं, तो कंसाइनी बेसिकली कौन है? एजेंट है, ठीक है। तो ये काम किस वजह से करता है? इसको क्या मिलता है काम करने के बदले? कमीशन। बिजनेस के प्रॉफिट लॉस से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसका क्या लेना देना है? सिर्फ कमीशन से। अगर किसी तरीके का मान लो मेरा स्टॉक यहाँ से दिल्ली भेजते हुए अगर कोई लॉस हो जाता है, तो वो लॉस किसका होगा? इसका या मेरा? लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? मुझे, क्योंकि मेरा स्टॉक है। ये तो कमीशन एजेंट है, इसके पास सामान पहुंचेगा तो ना ये बेचेगा। अगर बीच में सामान टूट फूट गया, उसका लॉस ये क्यों बेयर करेगा? ये तो अपना कमीशन एजेंट का काम करता है। तो लॉस किसका होगा? जिसका सामान है। तुम लोग लॉ में पढ़ते हो ना, जिसका ओनरशिप है, लॉस किसका होगा? उसी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कंसाइनमेंट में गुड्स भेजा गया था 2,40,000 वेयर अनसोल्ड। अच्छा, जो कंसाइनमेंट में स्टॉक भेजा गया था, मान लो मैंने यहाँ से कंसाइनी को जो स्टॉक भेजा था उसमें बोल रहा है 2,40,000 का स्टॉक नहीं बिका, ठीक है। तो स्टॉक किसका है? मेरा है कि उसका है? उसके पास है स्टॉक, लेकिन है किसका? मेरा है, ठीक है। जैसे अप्रूवल बेसिस का होता है, पड़ा हुआ है कस्टमर के पास, लेकिन है किसका स्टॉक? जिसने सेल किया था, सेलर का। यहाँ पर भी कंसाइनी के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ, उसके पास तो पड़ा हुआ होगा ही, तभी ना वो बेच पाएगा। लेकिन है किसका स्टॉक? कंसाइनर का। अच्छा, आप देखो क्या बोल रहा है? परचेज ऑफ 4 लाख वेयर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 1,60,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 5th जुलाई। बोल रहा है कि परचेज किया गया है 4 लाख का स्टॉक, ठीक है। आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 1,60,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 5th जुलाई। लेकिन 5th जुलाई को उसमें से क्या हुआ है? स्टॉक डिलीवर हुआ है, ठीक है, 1,60,000 वाला। अच्छा, इसको हम लोग एक बार नोट डाउन कर ले, इस बात को, ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते। देखो हम लोगों को पहला पॉइंट ये बोला कि 2,40,000 का हम लोग का क्या है? अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये पहले बोला। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है? परचेज किया था हम लोगों ने कितने का स्टॉक? 4 लाख का, ठीक है। अच्छा, अब उसमें से कितना हमारे पास पहुंचा है, कितना नहीं, ऐसा कुछ बोला है। मेड आउट ऑफ गुड्स वर्थ 1,60,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 5th जुलाई। अच्छा, इसमें से 1,60,000 का स्टॉक हमें कब डिलीवर हुआ है? 5th जुलाई को। मतलब यहाँ पर आना चाहिए डेट, जून के बाद ही तो जुलाई आएगा ना। तो मैंने यहाँ पर 5th जुलाई लगा दिया। तो यहाँ पर ये 1,60,000 हमें मिला है, ठीक है। और बाकी कितना हुआ फिर? 2,40,000। इसका क्या मतलब हुआ? ये मिल गया, क्योंकि ये नहीं मिला है बोला है, बाकी के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो ये मिल गया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सेल्स वेयर 13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड्स 3,20,000 ऑन 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। 13,60,000 का सेल हुआ है इस टाइम पीरियड के बीच में, तो ये थर्ड नंबर पॉइंट पे लिखते हैं। सेल्स हुआ है 13,60,000 का, जिसमें से अप्रूवल बेसिस का सेल कितना है? हाँ, अप्रूवल बेसिस का है 3,20,000, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या बोला है। अप्रूवल बेसिस का 3,20,000 है। हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 30th जून। अच्छा, मतलब वही कस्टमर को ऑप्शन दिया हुआ रहता है ना, पसंद आए तो लो, नहीं तो नहीं लो। तो इसमें से हाफ, हाफ मतलब कितना होगा? 1,60,000 ये कर दिया है कस्टमर ने रिटर्न। कब किया है रिटर्न? बिफोर 30th जून। 1,60,000 हो गया है रिटर्न 30th जून के पहले। डेट नहीं बोला है, ये बिफोर 30th जून। मतलब हम यहाँ पर इसका एरो लगा देते हैं, मतलब इस टाइम पीरियड में कभी ना कभी रिटर्न हो गया होगा। और बाकी इसका मतलब क्या हो गया है? कस्टमर के पास ही पड़ा हुआ। बाकी कितना है? बाकी भी तो 1,60,000 होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लाइन विथ, क्योंकि बोला तो नहीं है कि कस्टमर ने अप्रूव किया है, तो लाइन विथ क्या हो जाएगा? कस्टमर, ठीक है। ये कस्टमर के पास पड़ा हुआ। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30th जून। ये सब इंफॉर्मेशन दे दिया और हमें बोला है 30th जून का स्टॉक कितना है बताओ। यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू कितना है ये बताओ। तो इसको हम लोग ओपनिंग डेट और इसको हम लोग क्लोजिंग डेट मान सकते हैं। मुझे अगर यहाँ पूछा है तो ये मेरा ओपनिंग और ये लास्ट वाला मेरा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। तो अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हम कैसे करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सीओजीएस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। बस ऐसे करके कर लो। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर।
अच्छा यहाँ पर हमें क्या बोला था, कोई स्टॉक कम में सेल हो रहा है, हाँ यहाँ ये लाइन नहीं पढ़ा मैंने पूरा। ये देखो, हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग, ये वाला बच गया, ये इसके बाद ये भी तो था, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, मतलब इनका प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट के ऊपर 25%, कॉस्ट प्लस 25%। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000, लेकिन 2,40,000 का गुड्स जो था वो 1,20,000 में सेल हुआ था, ठीक है। ये जो पूरा सेल है, नॉर्मली इनका जीपी कितना है बताओ, बोलो जीपी कितना होगा इनका। नॉर्मली यहाँ पर बोल रखा है सेल्स वैल्यू कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर बोला है सेल्स वैल्यू कैसे है, कॉस्ट प्लस 25%, ये क्वेश्चन बोला है। तो इसका मतलब जीपी कितना होगा, जीपी ऑन मतलब प्रॉफिट ऑन सेल बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल बताओ कितना होगा। प्रॉफिट कितना होगा, कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट 25, तो 25 और सेल कितना होगा 125, तो कितना, क्योंकि देखो अगर कॉस्ट मेरा 100 मान लेते हैं और इस पे 25%, तो सेल वैल्यू कितना हो रहा है 125 नहीं हो रहा है, इस पे 100, प्रॉफिट तो किस पे लगेगा, कॉस्ट पे बोल रहा है तो कॉस्ट पे लगाएंगे 125, तो 25 को 125 कितना होगा 1/5, और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी साथ साथ निकाल लेते, जहां जो जरूरत होगा उसके बेसिस पे लिखेंगे। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा 25/100, ठीक है 100 तो 1/4, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें अलग बताया, देखो बोल रहा है एक 2,40,000 का सामान था जो कि बिका कितने में 1,20,000, तो ये एबनॉर्मल आइटम है, क्यों, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है उससे भी कम में बिका। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एबनॉर्मल वाला कॉलम बना लेना चाहिए। तो सेल में हमारा एक एबनॉर्मल आइटम भी है, ये जो सेल दिखाया ना हम लोगों ने, इसमें इसमें हम लोग का एक एबनॉर्मल आइटम भी है, जो कि हमारा कितने में सेल हुआ है 1,20,000 में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्वेश्चन में दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा, हम पीछे करते हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखो ऐसे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट लिख दो, स्टॉक एज ऑन कब का निकालने बोला है, ये वाला 30 जून का, 30 जून। अच्छा हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो लिखो ओपनिंग स्टॉक। अच्छा कॉलम बनाओ, नॉर्मल एबनॉर्मल ये सब कॉलम बनाओ, ठीक है, हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, तुम लोग लिखो नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा हम लोग के पास जो ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है 48 लाख, क्या इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम था, देखो रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, क्यों हम बता रहे हैं, ये जो सेल हुआ है इसी में तो एक 2,40,000 वाला प्रोडक्ट था जो कि 1,20,000 में सेल हुआ। अब हम लोगों ने ये हो सकता है परचेज में खरीद के लिया होगा, या फिर हो सकता है पहले से ही हमारे पास था जिसका हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है। तो अगर तुम लोग यहाँ दिखाओगे तो भी जितना करेक्ट है, यहाँ दिखाओगे तो भी उतना करेक्ट है। अगर 48 लाख में तुम लोग ये मानते हो कि मेरा एबनॉर्मल आइटम था, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक पार्ट हो जाएगा कितना 2,40,000 और एक बाकी हो जाएगा। और अगर तुम लोग परचेज में मानोगे तो फिर इसका दो पार्ट हो जाएगा सेम तरीके से। तो कैसे भी करो आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है कि एबनॉर्मल स्टॉक कब हमारे पास आया, तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक में है ये भी मान सकते हैं, परचेज किए तब आ गया ये भी मान सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन जो क्वेश्चन किया था वहां पर हमें क्लियरली बता दिया था कि हमारा ओपनिंग स्टॉक के साथ आ गया था, तो फिर वहां पर वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग फ्री है, कहीं पर भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, परचेज में ही ट्रीट करके दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक वाला तो हम लोग लास्ट दिन किए थे। तो यहाँ पर टोटल ओपनिंग स्टॉक कितना है 48 लाख, क्योंकि हम मान रहे हैं यहाँ कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है, तो नॉर्मल में ही पूरा कितना लिख देंगे हम लोग 48 लाख। अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, परचेज। अच्छा परचेज में हम लोग क्या ऐड करेंगे, देखो परचेज स्टॉक हम लोग का कैसा था 4 लाख था, जिसमें से 1,60,000 का हमारा 5 जुलाई को रिसीव हुआ है और एक 2,40,000 को। अब हमें कैसा स्टॉक कैलकुलेशन करने बोला है, सिर्फ वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो फिजिकल वेरिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या हमें 4 लाख लेना चाहिए या फिर 2,40,000 लेना चाहिए, 4 लाख लेंगे, ठीक है। अब 4 4 लाख लाख में, लेना। हाँ 4 लाख लेंगे, और इसमें हमें क्या ट्रीट करना पड़ेगा, एबनॉर्मल आइटम अब तो ट्रीट करना पड़ेगा ना कहीं तो ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है तो देखो हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो रिसिप्ट यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे अलग अलग दिखा देते हैं। रिसिप्ट कितना हुआ है
2,40,000, मतलब हम अलग अलग दिखा रहे हैं, ठीक है, तुम लोग एक साथ भी दिखा सकते हो, नो इशू। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि 2,40,000 का मेरा क्या है, एबनॉर्मल है, हम इसको ना अलग कर देते हैं। ये देखो यहाँ एक 2,40,000 ही आ रहा है ना बैलेंस करके, तो इसमें क्या होगा, करने में आसानी होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? बाई चांस यहाँ पर देखो बैलेंस करके वो 1,60,000 माइनस करने से कितना आ रहा है, 2,40,000 आ रहा है, तो हम मान सकते हैं ना यही मेरा वो एबनॉर्मल आइटम है, क्योंकि मुझे तो कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, तो इसको हम अलग कर दे रहे हैं। और अगर तुम लोग यहाँ करते हो तो भी होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिसिप्ट, और ये लिखेंगे यहाँ पर 2,40,000 टोटल में, और इसको कौन से कॉलम में लिखेंगे, एबनॉर्मल कॉलम में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एंड में बोला था एक 2,40,000 का एबनॉर्मल आइटम है जो 1,20,000 पे, तो मैंने इसी को ट्रीट कर दिया, ठीक है। और वैसे भी इसको बाई बर्केट करते तो 2,40,000 तो आता ही ना मेरा, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर लिख देते हैं रिसिप्ट के बाद एक GIT लिख देते हैं, जो गुड्स इन ट्रांजिट में था 30 जून तक, वो कितना है, 1,60,000। इसको कौन से कॉलम में लिखोगे, नॉर्मल में, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे नॉर्मल में। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा, एड, हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस। और हम लोग का और एक आइटम है, देखो ये जो है कंसाइनमेंट वाला स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो ये जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे वहां भी तो होना चाहिए। ये अगर देखो, ये बात क्या है, ये बोल रहा है कि कंसाइनी के पास मेरा ये स्टॉक पड़ा हुआ है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 30 जून को मेरे पास टोटल कितना स्टॉक है, फिजिकली वेरीफाई नहीं करना है, मुझे कैसे वेरीफाई करना है, ओवरऑल। तो ठीक है भाई, किसी और जगह पे है, लेकिन है तो मेरा स्टॉक, तो मुझे ये क्या है, ये भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि ये तो मुझे स्टार्टिंग में मिला ना, तो ऐड करना पड़ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा नॉर्मल में, मतलब पहले यहाँ लिखते हैं 2,40,000, और नॉर्मल कॉलम में भी लिखेंगे कितना, 2,40,000। अच्छा, ये सबको ऐड करने से क्या मिलेगा, स्टॉक, टोटल स्टॉक अवेलेबल, लिखो टोटल स्टॉक मैम अवेलेबल। क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 2,40,000 का না, এখানে 2,40,000 তো দিয়েছে, ভ্যালুটাই ওইটাও 2,40,000, এটাও 2,40,000 দিয়েছে, এই যে আচ্ছা 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 ওই জন্য। ম্যাম ওটা ওটা সোল্ড হয়েছে 1,20,000 তে, কিন্তু ওটা আমরা কনসিডার করব না, না আমরা মানে এটা সোল্ড, অরিজিনাল না না কস্টটাই। এটা সোল্ড হয়নি 1,40,000, ওটা তো কনসাইনির কাছে পড়ে আছে, এইটাই যে এই 2 লাখ ওটা কনসিডার করবো তো যখন সেলটা লিখবো। এখন তো সেলটা লিখছি না, আমরা এখন কি অ্যাড করছি, ওপেনিং স্টক প্লাস পারচেজ, ঠিক আছে। তো হ্যাঁ ওপেনিং স্টকে এটাও আসবে না, এই স্টকটা আমার কাছে পড়ে আছে, এটা ক্লোজিং স্টকটা, নামটা ক্লোজিং স্টক, ক্লোজিং স্টক কনসাইনির কাছে পড়ে আছে, কিন্তু এটা আমার কি অন দ্যাট মোমেন্টের কি, এটা আমার কাছে স্টকটা অ্যাভেলেবল 23rd of জুনে, ওই জন্য আমরা ওটাকে অ্যাড করছি। এটা বাই চান্স সেম 2,40,000, বাট এটার সাথে কোনো লিঙ্ক, ঠিক আছে। আচ্ছা ম্যাম বলো মানে কি, ক্লোজিং স্টকটা আমার কাছে ছিল আগে থেকে, ওটাই অ্যাড করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই অ্যাড করছি। এটা আমার কাছে নেই, এটা কনসাইনির কাছে আছে, মানে আমার কাছে থাকলে ওপেনিং স্টক বলতাম, এটা আমরা হ্যাঁ বলছি যে আমারই স্টকটা কিন্তু সেটা কনসাইনির কাছে পড়ে আছে, এটা বলছি। হ্যাঁ ম্যাম, কিন্তু ওটা ক্লোজিং স্টক কেন লেখা হচ্ছে? এটা ক্লোজিং স্টক, এইটা আচ্ছা আউট অফ দ্য গুড সেন্ট অন, আচ্ছা ঠিক আছে, ক্লোজিং স্টক ছেড়ে দাও না, ক্লোজিং স্টক লিখতে হবে না, ওটা बाय चांस আমি লিখে ফেলেছি, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक लिखने का जरूरत नहीं है, वो मैंने इसीलिए लिख दिया क्योंकि नॉर्मली कंसाइनमेंट के सम में वो लिखा होता है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइनी, तो वो मेरा हैबिट हो गया, मैंने क्लोजिंग लिख दिया, छोड़ो कोई बात नहीं। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो है लाइन विद कंसाइनी ऐसे लिख दो, लाइन विद कंसाइनी, ये भी हमारा ही स्टॉक, এই স্টকটাকে আমরা কাউন্ট করব, ঠিক আছে। अब इसका एडिशन कितना आएगा, 52 है, और ये वाला कितना आ रहा है, 54,40,000। देखो ये कंसाइनमेंट वाला हम फिर से बता देते हैं अगर तुम लोग को कंफ्यूजन है, कि आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइन, जितना हम लोगों ने गुड्स भेजा था कंसाइनमेंट में, मतलब कंसाइनमेंट में भेजो या खुद सेल करो, उसके बाद जो बच जाता है वो मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक ही तो मेरा किसी एक पीरियड का ओपनिंग स्टॉक होता है, तो ये बोल रहा है बचा हुआ स्टॉक यहाँ पर दिख रहा था, तो वो 23rd of जून का मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी है, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे का मेरा क्या है, ओपनिंग स्टॉक भी है ना, तो इसीलिए हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लेस क्या करेंगे, COGS, ठीक है, लेस करना पड़ेगा हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, देखो
हम लोगों ने सेल्स टोटल कितने का किया है 13,60,000। हम एक एक करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। पहले लिखो सेल्स 13,60,000। यहां से लेस कर दो पहले रिटर्न। देखो एक रिटर्न हुआ था ना, कितना रिटर्न हुआ था 1,60,000। अप्रूवल वाला सेल तो इसी में इंक्लूडेड है। ये देखो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में 1,60,000 का रिटर्न हुआ, तो हमें तो नेट सेल लेना पड़ेगा ना। जब हम लोग स्टॉक कैलकुलेशन करते हैं तो सेल का क्या लेते हैं नेट सेल, फिर तो उससे प्रॉफिट हटा के सीओजीएस निकालते हैं। तो पहले नेट सेल निकालो, लेस कर दो रिटर्न, कितना होगा 1,60,000। ठीक है, तो और जो अप्रूव्ड नहीं हुआ, ये देखो ये वाला जो अप्रूव्ड नहीं हुआ, तो जब हम लोग स्टॉक टेकिंग करेंगे उसे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी सिखाया था सोचो। वो भी अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है ना। ये देखो लाइन विद कस्टमर है, तो क्या हम इसे सेल दिखा सकते हैं, नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल को कैंसिल करके क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। तो सेल को कैंसिल करने का मतलब 13,60,000 में से ये भी तो हटेगा। ये रिटर्न जो कंफर्म रिटर्न है वो तो हटेगा ही हटेगा, जो कंफर्म रिटर्न नहीं है वो भी क्या होगा, वो भी तो लेस होगा ना। उठाओ तो माइनस हो गए, तो लेस करो। यहां पर लिखो नॉट अप्रूव 1,60,000। तो क्या आ जाएगा नेट सेल, बोलो नेट सेल कितना आ रहा है माइनस करके 3,20,000 माइनस हो रहा है, कितना होगा 10 समथिंग आए, 10,40,000। ठीक है, अच्छा अब इस सेल में से इस टोटल का कॉलम में लिखो 10,40,000। ये टोटल वाला कॉलम है, इसमें से बोलो एबनॉर्मल सेल कितने में हुआ, 2,40,000 वाला सेल कितने में हुआ है, तो एबनॉर्मल कॉलम में कितना लिखोगे 1,20,000। तो बाकी नॉर्मल सेल कितना होगा, इससे इसको माइनस करोगे तो पता चलेगा, माइनस करके बोलो 9,20,000। 9,20,000। ठीक है, हम लोगों ने क्या निकाला, देखो तुम लोग भूल जा रहे हो, हम लोग सेल का नेट सेल लेते हैं ना। हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं सीओजीएस निकालेंगे, लेकिन सीओजीएस मतलब तो सिर्फ उसी सेल का निकालेंगे जो मेरा बिका है। तो ये मेरा नहीं बिका, ये रिटर्न हो गया, ये भी मुझे रिटर्न मानना है क्योंकि मेरा ईयर एंड आ चुका है। हम क्लोजिंग स्टॉक जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेरा नेट सेल इतना है, इसमें से ये मेरा एबनॉर्मल सेल है, ये मेरा नॉर्मल सेल है। अब इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, प्रॉफिट। ये तो मैंने सेल वैल्यू में जीपी लिख रखा है। अब जीपी हो या जीएल हो, इसमें जैसे लॉस है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या हटाएंगे, प्रॉफिट। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट इनका कितना है, प्रॉफिट ऑन सेल 1/5। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। 1/5 किस पे लगाओगे, ये 9,20,000 पे लगाओगे। लगा के मुझे बोलो 1/5 नॉर्मल सेल पे बोलो कितना होगा 1,84,000। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1,84,000। और ये जो 1,20,000 वाला सेल है, इसमें तो हमारा लॉस हुआ है। लॉस को क्या करेंगे, ऐड। सीओजीएस पाने के लिए लॉस को तो ऐड करना पड़ेगा। पहले दिन वाला इक्वेशन याद करो। तो लॉस कितने का हुआ, 2,40,000 का चीज अगर 1,20,000 में बिक रहा है तो लॉस कितने का 1,20,000। यहाँ डेटा ना थोड़ा ऐसा दिया हुआ लगेगा, एक ही चीज हम लोग बार बार लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन 1,20,000 और इधर भी कितना लिखोगे 1,20,000। ठीक है, अच्छा अब ये सबको ऐड कर लो। ये सबको ऐड करने से तुम लोग को सीओजीस मिल जाएगा। और अगर यहाँ लाइन हटा देते, चलो अगर तुम लोगों ने भी लिखा है तो हटा दो, डायरेक्ट माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा। और अगर लिख लियो तो कोई बात नहीं, टोटल करके फिर ম্যাম दोनों का माइनस লসটা कर না दो। বুঝলাম না ম্যাম, লসটা 1,20,000 কেন? এই যে 2,40,000 জিনিসটা 1,20,000 তে সেল হয়েছে, তাহলে লস 1,20,000 তো হবে। 2,40,000 কস্টে যদি 1,20,000 তে সেল করেছি, তাহলে মাইনাস করে দেখো 1,20,000 তো লস হচ্ছে। আমি যদি 2,40,000 ঠিক। হ্যাঁ 1,20,000 আসছে। बोलो कितना आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। 2,40,000 का स्टॉक था, हम लोगों ने उसे 1,20,000 में बेचा, 1,20,000 का लॉस ले लिया, तो फिर ये स्टॉक तो वैसे ही बिक गया, खत्म। अब ये 52 लाख का था, जिसमें से 9,20,000 का सेल हुआ और उसमें प्रॉफिट इतना था, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा 44
बोलो ठीक হচ্ছিল 44,64,000 ऐसा आना चाहिए। इसमें से ये दो तो माइनस होगा। 44,64,000 ম্যাম 44,64,000। একটা কোয়েশ্চেন আছে, বলছি যে আমরা প্রফিটটা 3টে কলামে লিখলাম না, কিন্তু লসটা আমরা না না, এটা আমি এটার প্রফিটটা এখানে লিখেছি আর লসটাকে এখানে লিখেছি। টোটাল কলামে দুটোই লিখেছি। এবারে প্রফিট যেটা নর্মাল সেটা নর্মাল কলামে লিখেছি। আমার অ্যাবনর্মাল কোনো প্রফিট ছিল না, আমার অ্যাবনর্মাল তো লস ছিল, আমি এখানে লিখেছি। দুটোকে আচ্ছা আলাদা আলাদা মানে দেখিয়েছি। লসের ক্ষেত্রে নর্মালি কিছু হবে না। না, লসের ক্ষেত্রে নর্মালে হবে না তো, অ্যাবনর্মাল মানেই তো লস। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার অ্যাবনর্মাল আইটেম হলে তবেই তো লস হবে, তাহলে আমার নর্মালে তো এটা যাবেই না। আমার যদি জিনিসটা নর্মাল বিক্রি হয়েছে তাহলে ওটা তো সবই নর্মাল আইটেমই, নর্মাল কলামই আসবে না। ম্যাম, তাহলে প্রফিট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে। হ্যাঁ, আমার নর্মাল আইটেম যেটা বিক্রি হবে ওটাতে কোনোদিন লস হবেই না। নর্মালি আমি যে প্রফিটটা আর্ন করি সেটাই যদি করছি, ওখানে তো লসের কোনো কনসেপ্ট আসবেই না। অ্যাবনর্মাল আইটেম মানেই আমি অলওয়েজ লসেই বিক্রি করছি, তবেই ওটা অ্যাবনর্মাল আইটেম। नहीं आ रहा है? देख नहीं आ रहा है। 52 লাখ থেকে করছো তো মাইনাস। কোথা থেকে মাইনাস করছো? 52 লাখ, এই দুটো ऐड करो, 9,20,000 और 1,80,000। ओ अच्छा, तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा शायद, रुको। एक काम करते हैं, तो इसका देखो ये क्या करना है, देखो ये सीओजीएस कैसे निकालोगे। सेल से प्रॉफिट को क्या करना है, लेस करना है। लेस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इससे लेस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक काम करो, अगर ऐसा तुम लोग को कंफ्यूजन होता है कोई बात नहीं, इसको ऐड कर लो, इसको अलग से निकाल लो। चलो इसको अलग से निकालो, हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इसको ऐसे अलग से निकालो, हो जाएगा। ये देखो, पहले तुम लोग ये 9,20,000 से 1,84,000 लेस करो, तुम लोग को क्या मिलेगा, सीओजीएस मिलेगा। यहाँ लेस मत लिखो, सीओजीएस अलग से निकालो, बोलो कितना आ रहा है। इससे इसको माइनस करो। अच्छा, 7,36,000। ये सीओजीएस समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है। सेल से हम लोग प्रॉफिट लेस कर रहे हैं, और यहाँ पर ये सेल तो हमारा कुछ बचा ही नहीं। 1,20,000 सेल वैल्यू था, लॉस किया 1,20,000, तो हम लोग का जीरो हो गया। और ये वाला बताओ इसका कितना आ रहा है, 9 लाख। इसका करो टोटल। इसका कैसे कर रहे हो, 10,40,000 से क्या करोगे, ये तो लेस होगा ना। ये देखो, ये हम लोग का क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। बोलो 9,76,000, ठीक है। और ये वाला कितना आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ऐसा मत सोचो कि मैंने ऐड लिखा है तो ऐड नहीं करना है, ऐड बिल्कुल करना है। अगर तुम लोग अलग अलग कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 2,40,000। तो तुम लोगों ने क्या निकाला कि जो गुड्स बेच रहे हो उसका कॉस्ट कितना है, तो 7,36,000। और जो गुड्स एबनॉर्मल वाला बिका उसका कॉस्ट कितना था, 2,40,000। याद करो, 2,40,000 का 1,20,000 में बिका, तो टोटल नेट सेल हम लोग का ये वाला आ गया, ठीक है। अच्छा, टोटल सेल हम लोग का ये वाला आ गया। अब तुम लोग को क्या करना है, ये ए से ये बी को क्या करोगे, लेस कर दोगे। टोटल स्टॉक अवेलेबल से इसको लेस करने से क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब निकाल लो, अब निकाल लो क्लोजिंग स्टॉक, अब हो जाएगा ए माइनस बी करके निकालो। 44,64,000। फिर ये वाला तो जीरो हो जाएगा, एबनॉर्मल वाला तो पूरा बिक गया। और इधर भी टोटल में कितना आएगा, 44,64,000, ठीक है। इतना सारा पॉइंट है ना, तो इसीलिए तुम लोग को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। प्रेजेंटेशन को ठीक ठाक लिख लोगे तो हो जाएगा। ये देखो, हम लोग का यहाँ पर क्या निकाला, हम लोगों ने, हम लोग को निकालना है सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब क्या है, सेल्स माइनस प्रॉफिट करना है। या फिर क्या हो जाएगा, सीओजीएस हम लोग का ऐसे भी निकल सकता है, अगर मेरा सेल्स माइनस ऐसा है, देखो सेल्स, और अगर मेरा लॉस है तो लॉस क्या हो जाएगा, ऐड, तब तो मुझे सीओजीएस मिलेगा। तो ये क्या था, सेल्स माइनस प्रॉफिट, ठीक है। और ये क्या था, सेल्स प्लस लॉस। तो हम लोग का क्या निकल रहा है, सीओजीएस। और ये सब तो क्या है, ये सब का टोटल, टोटल कॉलम में हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, टोटल स्टॉक अवेलेबल से सीओजीएस, तो हम लोग को मिल गया कि क्लोजिंग स्टॉक कितना हो। ऐसे करके कर। ম্যাম বলছি সিওজিএস তো আপনি 10,40,000 একটা বার করলেন আগের ক্যালকুলেশনটায়।
হ্যাঁ, ওটাতেও বেরোবে, কিন্তু ওটা সবার একটু কনফিউশন হচ্ছিল বলে আমি ওটা ডাইরেক্ট করতে গেলে এখান থেকে এটা লেস হবে, এটা অ্যাড হবে, এরকম করে যেতে হবে। এখানে মাইনাস লিখেছিলাম তো, তাহলে ওটা ক্যালকুলেশনসটা ম্যাথমেটিক্যালি করতে হবে, ওটা কনফিউশন হচ্ছে বলে আমি এটাকে ব্লক করে দিয়েছি। এখানে এ দিয়ে এখানে বি দিয়ে এটা আলাদা আলাদা করে নেব। আচ্ছা ম্যাম, ঠিক আছে। वैसे भी किया जा सकता है, वैसे करोगे तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा, और ये माइनस माइनस में क्या हो जाता है, फिर प्लस हो जाएगा। मतलब वैसे भी होगा ना, ये देखो 52 लाख, फिर ये माइनस था, तो तुम लोग को माइनस कितना करना पड़ेगा 9,20,000, और ऐड कितना करना पड़ेगा 1.84, तब जाके ये वाला आंसर आएगा। मतलब वो ओवरऑल आंसर आ जाएगा, तब आएगा। उसको मैथमेटिकली ट्रीट करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते। ম্যাম ক্লোজিং স্টক অ্যাভেলেবেল এর অ্যামাউন্টটা, আচ্ছা ওটা ক্যালকুলেট করে নেবো, তো ঠিক আছে। এই যে 44,64,000। ये वाला देखो इलास्ट्रेशन 10, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज कंप्लीटेड बाय 10th अप्रैल। फिर से इन्होंने डिले किया है, 31 मार्च का जो कैलकुलेशन करना था वो कब कंप्लीट किया है, 10 अप्रैल को, ठीक है। तो यहाँ पर 31 मार्च वाला कब कंप्लीट हुआ है, 10th अप्रैल को, ठीक है। ये वाला तुम लोग खुद से करने का कोशिश करना, ऐसा हम लोगों ने बहुत सारा कर दिया, ठीक है। 22। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड ए इन्वेंट्री फिगर ऑफ 16,75,000 एट कॉस्ट एज ऑन द कंप्लीशन डेट। मतलब 16,75,000 कब दिख रहा है, यहाँ या फिर यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 16,75,000 जिस दिन स्टॉक टेकिंग कंप्लीशन हुआ उस दिन ये दिख रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वेर मेड फॉर 68,750। इसका मतलब क्या है, बोल रहा है आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कब एंड हुआ होगा, 31 मार्च 2022, एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग वो कब हुआ है, 10th अप्रैल। मतलब यहां से लेके यहां तक सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर। अब ये नेक्स्ट ईयर क्यों बोला है बोलो तो, 31 मार्च 22 के बाद तो नेक्स्ट ईयर ही आ जाएगा, तो इस पीरियड का जो सेल है वो नेक्स्ट पीरियड का ही है, जो कि कितना बोल रहा है 68,750, और ये सेल में प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है 33.33%, यानी 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट। तो ये बेसिकली घुमा फिरा के क्या बोल रखा है, सेल ही तो बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो सेल बोल रखा है ये, और कुछ नहीं। तो सेल 68,750, जिसमें हम लोग का प्रॉफिट कितना लगाया है 1/3 जो है ऑन कॉस्ट, तो सेल पे कितना होगा 1/4, ठीक है। 1 तो मेरा फिक्स रहेगा, 1/4 ऑन सेल, ये लिख लिया मैंने, अगर जरूरत हुआ तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूड, नेक्स्ट ईयर मतलब बार बार ये नेक्स्ट ईयर बोल के कंफ्यूज कर रहा है, वही वाला टाइम बोल रहा है, ठीक है। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। मतलब उस पीरियड का परचेज बता रहा है जो कि हमारा 10th अप्रैल का स्टॉक में इंक्लूडेड है, कितना 90,000, लेकिन इसमें से हमें क्या लेस करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो लिखो परचेज 90,000 at cost less 10% डिस्काउंट। अच्छा, फिर देखते हैं क्या बोला है, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेर एडेड टू इन्वेंट्री एट मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। बोल रहा है कि इस पीरियड में, मतलब कौन सा 31 मार्च से लेके 10th अप्रैल के पीरियड में क्या किया गया है, गुड्स वेर एडेड टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक में जो गुड्स को ऐड किया गया है 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ
सेल्स रिटर्न, बोल रहा है कि सेल्स रिटर्न का कितना इंक्लूडेड किया गया है 3000। तो एक्चुअली ये क्या बता रहा है सेल्स रिटर्न। अच्छा ये मार्कअप का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एडेड टू इन्वेंट्री एट मार्कअप प्राइस, मतलब इसके जगह क्या लिख सकते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस 3000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न होने से इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा, होगा, लेकिन वो कौन से प्राइस में एडेड है सेल प्राइस में, ठीक है। तो मतलब सेल्स रिटर्न कितने का हुआ है 3000, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन करो कि सेल्स रिटर्न हमें बोल रखा है कितने का है 3000 का है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम मतलब जो जल्दी जल्दी नहीं बिकेगा, यानी कि एबनॉर्मल आइटम, या फिर इसे पोर सेलिंग लाइन आइटम भी बोला जाता है। PSL आइटम, पोर सेलिंग लाइन आइटम, ठीक है, या एबनॉर्मल आइटम या स्लो मूविंग आइटम, सब एक ही बात है। अब बोल रहा है ये स्लो मूविंग आइटम कितने का है 11250, मतलब ये कम में बिकेगा। देखो विच शुड बी टेकन एट कितने में लिया गया है 5250, टेकन एट 5250, तो कितने से कम किया गया है बोलो, कितने से कम किया गया है माइनस करके बोलो। हाँ 6000, हाँ 6000 से कम कर दिया। ये कहां पर इंक्लूडेड है इन्वेंट्री में। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर लिखो, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव लिख देते हैं, ठीक है। डिफेक्टिव आइटम जिसका डिफेक्टिव नहीं, इसको क्या बोला है स्लो मूविंग ना, वही लिख देते हैं, स्लो मूविंग ही लिख देते हैं। डिफेक्टिव दूसरा और एक भी होगा वो भी लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं स्लो मूविंग। स्लो मूविंग आइटम जिसका कॉस्ट कितना है 11250, और इसका जो है राइट ऑफ कितने से किया गया है तुम लोगों ने फाइंड आउट किया 6000। अभी इसका कॉस्ट कितने में लिया जाएगा 5250, ठीक है, ये बोला गया है। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है टेकन एट 5250 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। बोल रहा है कि इससे हमें एक श्योरिटी मिल जाएगा कि जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर है वो कम से कम इतने में तो लेके जाएंगे अगर हम लोग इसका वैल्यू 6000 से कम करते हैं। ड्यू टू हेवी फ्लड certain goods costing 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer। मतलब हम लोगों को सप्लायर से लेके कस्टमर को देना था, लेकिन फ्लड आने की वजह से जिस टाइम पे देना था उस टाइम पे नहीं दे पाए, ठीक है। अब क्या होगा कस्टमर ने ना बोल दिया होगा जिसका कॉस्ट कितना था 15,500। एज ए रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी। कस्टमर बोल रहा है हम नहीं लेंगे, डेट चला गया। एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज एस्टिमेटेड टू 12,500, मतलब 15,500 का उसका कॉस्ट था, हम लोगों ने सोचा था उस पर प्रॉफिट लगा के बेचेंगे। अब हुआ क्या, जो स्टॉक था वो हम लोग टाइम पे नहीं पहुंचा पाए, कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया। अब उसको कितने में हमें दिखाना पड़ेगा 12,500, नहीं तो वो सेल नहीं होगा। तो ये भी हमारा कहाँ इंक्लूड है स्टॉक में, ठीक है। लिखो यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम, इसे हम डिफेक्टिव बोल देते हैं। डिफेक्टिव आइटम है हम लोग का कितने का है 15,500, जिसका क्या है कॉस्ट है, ठीक है। और जिसका हम लोग सेल्स वैल्यू कितना रख रहे हैं, कितने में बिक सकता है 12,500, और उसको राइट ऑफ कितने में कर रहे हैं फिर माइनस करके बताओ 3,000। राइट ऑफ मतलब जितने से वैल्यू कम कर दिया गया। 5,500 का सप्लायर से मिला था, लेकिन उसका हम लोग टाइम पे सेल नहीं करवा पाए। अब वो मार्केट में बिकेगा तो कितने में बिकेगा 12,500, और ये स्लो मूविंग वाला भी मार्केट में बिकेगा तो कितने में बिकेगा 5250। इसको भी ना सेल वैल्यू लिख लो, ये बिकेगा तो कितने में बिकेगा 5250 में बिकेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है एज ए रिजल्ट। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग कौन सा स्टॉक ले, यानी कौन सा डेट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये वाला 31 मार्च 2022 का हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में यही वाला आएगा
मतलब इस डेट को हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको ओपनिंग स्टॉक और इसको क्या मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए जैसा कैलकुलेशन होना चाहिए हम लोग वैसा कैलकुलेशन करेंगे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सीओजीएस इक्वल टू क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस माइनस परचेज, हाँ माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने ऐसे लिख दिया। मतलब तुम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पर तुम लोग कॉलम बनाओ नॉर्मल एबनॉर्मल का, यही वाला लास्ट है और नहीं करेंगे, चलो फटाफट कर लो। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2000 कितना बोला है, 22 बोला है। अच्छा, पर्टिकुलर्स नॉर्मल, यहाँ पर ना और एक कॉलम एक्स्ट्रा होगा, बताते हैं। पर्टिकुलर्स एक लिखो नॉर्मल, फिर लिखो एबनॉर्मल का 2 पार्ट कर लो। ठीक है, एबनॉर्मल में हम लोग का 2 आइटम है ना, एक क्या है, एक फ्लड की वजह से खराब हुआ और एक हम लोगों का ऐसे ही खराब था। ठीक है, एक हम लोग का क्या था, स्लो मूविंग, और दूसरा का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, डिफेक्टिव। इसलिए मैंने 2 अलग अलग नाम दिया, क्योंकि यहाँ 2 कॉलम तो बनेगा ही ना, एबनॉर्मल का 2 पार्ट हो जाएगा और यहाँ पर कौन सा कॉलम हो जाएगा, टोटल। ठीक है, अच्छा यहाँ हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग कौन सा है यहाँ पर, ये वाला, मतलब 10 अप्रैल 2022 का स्टॉक। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक एज ऑन 10 अप्रैल 2022। ठीक है, अच्छा कितना स्टॉक था टोटल, यहाँ लिखा हुआ होगा, देख सकते हो 16,75,000। ठीक है, इसमें लेकिन एबनॉर्मल नॉर्मल वाला केस है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 16,75,000। अच्छा, अब मुझे बोलो जो स्लो मूविंग है उसका कॉस्ट कितना है, जो डिफेक्टिव है उसका कॉस्ट कितना है, इसमें बाइफरकेशन में बताना। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं मुझे कॉलम को तो मेंटेन करना पड़ेगा, 16,75,000 में कितना इंक्लूडेड है, 11 to 50 या फिर 5 to 50, 11 to 50 ही इंक्लूडेड है। ठीक है, वो तो बाद में राइट ऑफ किया गया है, तो वही लिखेंगे, नहीं तो मेंटेन नहीं हो पाएगा कॉलम। तो स्लो मूविंग में कितना लिखेंगे, 11 to 50, डिफेक्टिव में कितना लिखेंगे, 15,500। अब ये दोनों को ऐड करके यहाँ से माइनस करके देख लो नॉर्मल कितना होगा। बोलो कितना होगा, 4,250। इतना बड़ा आइटम ये दोनों ऐड करके 4,250 तो नहीं हो सकता। हाँ, 16,48,250। ठीक है, ये मैंने क्या किया, जस्ट इसको अलग अलग करके लिखा है, अभी कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, इसको 3 कॉलम में अलग अलग पुट किया है। अब हम लोग ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे राइट ऑफ जितना हो रहा है, राइट ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम। ठीक है, राइट ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम। अच्छा, अब बोलो राइट ऑफ वैल्यू, स्लो मूविंग आइटम को कितने से राइट ऑफ किया है, देखो सब लिखवा दिया है मैंने, 6,000 और वो वाला 3,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6,000 और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3,000। तो यहाँ ये तो कुछ राइट ऑफ नहीं होगा, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 9,000। और ये माइनस होना चाहिए, तो तुम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो ऐसे करके माइनस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसके बाद ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये करने से हमारा स्टॉक का एक्चुअल डेटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद हमें सॉरी क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या ऐड करना पड़ेगा, सीओजीएस। अब लिखो सीओजीएस ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो सीओजीएस का मतलब ऐड हो जाएगा सीओजीएस। अब यहाँ पर भी नॉर्मल एबनॉर्मल होगा। ठीक है, तो सीओजीएस में नॉर्मल सेल्स कितना है, पहले सेल्स देखो कितना है, 68,750। ठीक है, और उसमें से रिटर्न कितना हुआ है, 3,000, तो रिटर्न लेस कर दो, नेट सेल्स निकालो। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स है 68,750, यहाँ से लेस कर दो कितना, रिटर्न कितना हो जाएगा, मतलब 3,000 लेस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 65,750। ये सेल नेट सेल हो गया। ठीक है, ये नेट सेल। अच्छा, अब इसमें
इसका प्रॉफिट कितना होगा बोलो? सीओजीएस निकालेंगे ना, प्रॉफिट कितना होगा? ये तो नॉर्मल सेल है, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम एक भी सेल हुआ है हमें बोला है? एबनॉर्मल आइटम एक भी सेल हुआ है ऐसा हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं बोला था कि एबनॉर्मल आइटम सेल? बोला है सेल हो सकता है अगर हम लोग इतना कम करेंगे। एक बार भी कहीं नहीं बोला है कि सोल्ड हो गया है, बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट कस्टमर ने रिफ्यूज किया, नेट रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द गुड्स एस्टिमेटेड टू बी, बिका कहाँ है? बोल रहा है कि इतना हो सकता है। और इसमें भी देखो लो, इतना लेना पड़ेगा टू एंश्योर डिस्पोजल टू इंटरेस्टेड कस्टमर, कोई लिया नहीं अभी तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेल्स रिटर्न लेस हो गया। अब नॉर्मल इनका जीपी कितना है? यहाँ लिखा था ना नॉर्मल जीपी कितना निकाला था हम लोगों ने? 1/4, ठीक है। 1/4 ऑन सेल, तो निकालो 1/4 करके कितना होगा, माइनस करके देखो कितना होगा। 1/4 पहले बताओ कितना होगा? 16। ম্যাম সেলস থেকে আমরা ডিফেক্টিভের 3000টা কেন মাইনাস করলাম, মানে ওটার সাথে 6000টা করবো না? ডিফেক্টিভটা তো 3000 ছিল, স্লো মুভিংটা 6000 ছিল, দুটো ডিফেক্টিভ আইটেম ছিল না, আমি দুটোর আলাদা আলাদা নাম দিয়ে দিয়েছি, একটা নাম ম্যাটেই দেয়া আছে স্লো মুভিং, আর একটা আমি হ্যাঁ 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 ফ্লাডেরটাকে ডিফেক্টিভ, একটা 3000 হ্যাঁ একটা 6000, যেটা যেটা আছে হ্যাঁ সেটার সাথে সেটা মাইনাস করেছি। আচ্ছা। দেখো যেটা যেটার আছে, স্লো না ম্যাম, আমি মুভিংটা বলছিলাম 6000। সেলস থেকে 3000টাই কেন মাইনাস হলো? সেলস এটা রিটার্ন আছে, এই যে রিটার্ন ছিল। ও আচ্ছা, সেলস রিটার্ন, আচ্ছা हाँ, আচ্ছা। अच्छा ये वाला हो गया। अब बोलो प्रॉफिट कितना आया, सॉरी सीओजीएस कितना आया? 312। वो कहाँ पर लिखेंगे हम लोग? टोटल कॉलम में, पहले टोटल कॉलम में लिखो 49,000 कितना बोल रहे हो? 312। और कहाँ पर लिखना पड़ेगा? नॉर्मल कॉलम में, ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम एक भी मेरा सेल नहीं हुआ है कि उसका प्रॉफिट लॉस, वैसे तो है लॉस, निकालेंगे तो ये कैलकुलेट करने से क्या निकल के आएगा? टोटल स्टॉक अवेलेबल। या फिर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर लिख रहे हो तो लिख दो, माइनस करके देख लो कितना आता है। ये नॉर्मल इसमें से लेस करो, सॉरी ऐड करो, सीओजी हम लेस बोल रहे हैं गलती से, इसके साथ इसको क्या करना है? ऐड करना है, ऐड करो। हाँ 16,97,562, ठीक है। अच्छा, और इसका कितना आ जाएगा? ये दोनों लेस हो जाएगा, इसका कॉस्ट ही तो निकाल रहे हैं, 11,250, 6,000 लेस हो गया है, इसका वैल्यू कितना आएगा? 5250 जो तुम लोगों ने वहां पर लिखा था, और ये कितना आएगा? 3,000 लेस करने के बाद 12,500। अच्छा, और ये वाला यहाँ पर 9,000, ये 9,000 लेस, फिर ये वाला ऐड करके बताओ कितना है? ये लेस होगा और ये ऐड होगा। हम्म 312, ये हम लोग का क्या आ गया? देखो ये हम लोग का ये वाला पोर्शन आ गया, इतना स्टॉक हम लोग के पास था, ये हम लोग का क्लोजिंग था, ये हम लोगों ने बेचा था, तो इतना हम लोग के पास स्टॉक था। अब हम लोगों को क्या निकालना है? ओपनिंग स्टॉक में कितना था, तो जो परचेज हुआ था वो लेस कर देंगे। अब लेस क्या करना है? परचेज, तो परचेज को लेस कर देंगे यहाँ पर, परचेज लेस परचेज। अच्छा, परचेज में हम लोग का कितना परचेज था टोटल? ये देखो 90,000, लेकिन उसमें कितना डिस्काउंट दिया, तो वो माइनस कर दो, तो परचेज नेट परचेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90,000, फिर लेस कर दो डिस्काउंट 10%, यानी कितना होगा? 9,000, तो नेट परचेज लिखना पड़ेगा, नेट परचेज कितना होगा? 81,000। कहाँ लिखोगे? नॉर्मल, पहले टोटल में लिख लो, फिर आइडेंटिफाई करो कहाँ लिखना पड़ेगा, इसमें तो कोई एबनॉर्मलिटीज हम लोगों ने दिखाया नहीं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 81,000। ये और ये यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ से इसको हम लोग कर लेंगे लेस करके, देखो स्टॉक मिल जाएगा। माइनस करो 16,16,562, 12,500, और ये वाला ये भी लेस होगा, ठीक है, टोटल भी तो लेस
थोड़ा सा बढ़ेगा, ये दोनों का एडिशन 312, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एबनॉर्मल आइटम बिका नहीं, तो इसीलिए उसको जितने में हम लोगों ने दिखाया था उतने में दिख रहा है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो वो कॉस्ट तो था 11250, लेकिन उसको राइट ऑफ करके हम लोगों ने कितना दिखाया था 5250, तो 11250 और 5250 में लोअर कौन सा है, उसी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पर एबनॉर्मल आइटम एक भी सेल नहीं हुआ, इसीलिए रह गया, नॉर्मल आइटम इतना है और ये वाला डेटा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग के पास इतना स्टॉक था, ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन रहा है बाकी, जो तुम लोग खुद से घर पे देखना, ये इस टॉपिक पे इलास्ट्रेशन 9 वाला, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलास्ट्रेशन 9 और बाकी जो फीफो लीफो ये सब है वो करेंगे, ठीक है। तो आई होप कंप्लीट होगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं, शायद हो जाए, ठीक है। अगर तुम लोग ये 9 वाला ट्राई करके देखते हो तो शायद हो जाए, ठीक है। चलो आज इतना ही। हाँ जी।